तो इस वीडियो में हम रचना शारीर पेपर 1 का पूरा के पूरा सिलेबस इस वीडियो में देखने वाले। 90 मार्क यहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे। पूरा के पूरा 90 मार्क का पेपर आपका इस वीडियो में से आएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपने, ताकि आपको सारी की सारी क्लियरिटी आ जाए और अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है। सो एक और बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सैम्पल नोट्स मिलेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं मॉडर्न वगैरह सब पढ़ाने वाला हूँ आपको। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम शरीर उपक्रमीय शारीर से। तो इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं हम। तो शरीर यह शब्द श्रूय धातु से मिलकर बना हुआ है। उसका अर्थ है झिझना एवं नाश होना। ठीक है, शरीर का अर्थ समझ में आ गया। गुड। तो शीर्यते तत् शरीरम, यही है कि शरीर की उत्पत्ति, मतलब जो हमेशा झिझते रहता है, मतलब उसका क्षय होते रहता है और एट द एंड ऑफ द डे एक आखिर टाइम में वो खत्म हो जाता है। यही चीज को हम शरीर बोलते हैं। शरीर में चय और उपचय ऐसे क्रिया हमेशा चालू रहते हैं, मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। चय मतलब एनाबॉलिज्म, अप अपचय मतलब कैटाबॉलिज्म। ओके, सो ये हमेशा चलता रहता है बॉडी में। ओके, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम कि यही क्रियाओं के वजह से शरीर की क्षय एवं वृद्धि होती रहती है। अब व्याख्या देख लेते हैं हम। तो ये व्याख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मक समयोगवाही। मतलब शरीर वह चीज है जिसमें आत्मा का अधिष्ठान है, पंच महाभूत और विकार ये सर्व समुदाय से तैयार हुए हुए हैं और समवायी कारण है। उसे हम क्या बोलते हैं? शरीर बोलते हैं। समवायी समयोगवाही मतलब तीन दोष, सप्त धातु और तीन मल से सम मात्रे से मिलके बना हुआ हमारा शरीर है। इसी को हम शरीर बोलते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन भी है। शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्चित गर्भ इति उच्यते। मतलब जब शुक्र और शोणित एक जगह पर आता है तब गर्भ की उत्पत्ति होती है, और गर्भ की उत्पत्ति होने के बाद वो क्या बोलते हैं? हम उसको शरीर बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद शारीर की व्याख्या क्या है? तो शारीर मध्यकृत ग्रंथो ग्रंथ शारीर, शारीर अधिकृत कृत तंत्र शारीरम। शारीर अलग है और शरीर अलग है। ऊपर हमने शरीर की डेफिनेशन देखी, तत्र शरीरम नाप चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत आत्म विकार प्रकृति समयोग बाही। ये किसकी देखी हमने? शरीर की देखी। शारीर की डेफिनेशन क्या है? तो शरीर को आधारभूत ठहराकर जो ग्रंथ बनाया गया हुआ है उसको हम शारीर ऐसे बोलते हैं। शारीर रचना विज्ञान किंवा शरीर रचना ऐसे ही म्हणते। इसको हम शारीर रचना या फिर शरीर शास्त्र ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद ये अलग अलग डेफिनेशन है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शरीर शास्त्र विभाग, मतलब शरीर शास्त्र विभाग में कितने टाइप्स गिरते हैं? तो तीन मेनली टाइप्स गिरते हैं। एक है सूक्ष्म शारीर, एक है स्थूल शारीर और एक है व्यवहार शारीर। नाउ व्हाट इज सूक्ष्म शारीर? तो सूक्ष्म शारीर मतलब नुसत्या डोळ्यांनी जो अपने को आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ठीक है, जिसका हम प्रत्यक्ष से न्याय नहीं ले सकते, उसकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसको हम सूक्ष्म शरीर ऐसे बोलते हैं। उसको सूक्ष्म दर्शक मतलब माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, और ये आप तो वचन से प्राप्त इसका नॉलेज होता है, मतलब बुक्स में से जो पहले पढ़ा हुआ है, जो साइंटिस्ट है उनसे हमको मालूम पड़ता है। साइंटिस्ट को ही आप तो बोल सकते हैं हम। तो उदाहरण क्या है इसका सूक्ष्म शारीर का? तो गर्भ शारीर और अभिनिवृत्ती शारीर। उसके बाद स्थूल शारीर क्या है? तो यामध्ये असे विषय येतात ज्यांचे निरीक्षण आपण नुसत्या डोळ्यांनी करू शकतो, जिनका आँखों से हम देखकर विवरण कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, उसको हम स्थूल शारीर बोलते हैं। जैसे अंग प्रत्यंग शारीर और संख्या शारीर। ओके, उसके बाद व्यवहार शारीर। अब इसको ही व्यवहार शारीर को ही क्या बोलेंगे हम इसको अप्लाइड एनाटॉमी बोल सकते हैं। सूक्ष्म शारीर को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्थूल शारीर को ग्रोस एनाटॉमी। ठीक है, तो स्थूल शारीर हमको यहाँ पर रचना शारीर में पढ़ना होता है। ओके, चलो। तो व्यवहार शारीर क्या है? यामध्ये सूक्ष्म एवं स्थूल ये शारीर क्या हो जाते हैं? इसमें शरीर विषय का इसमें कुछ तो भी दृष्टि आ जाती है, मतलब इसमें कुछ तो भी हमारा क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाते हैं
और ये चिकित्सा और रोग निदान के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। जैसे मर्म शारीर हो गया, स्त्रोतस शारीर हो गया, धातुमल शारीर हो गया, दोष धातुमल शारीर, विकृत शारीर हो गया और अरिष्ट लक्षण शारीर हो गया। उसके बाद षडंगत्वम की बात कर लेते हैं। तो षडंगत्वम मतलब क्या होता है कि शरीर में छह विभागों की कल्पना की गई हुई है, उसका अभ्यास करने को ही हम क्या बोलते हैं, षडंगत्वम बोलते हैं। अब ये षडंगत्वम क्या क्या है, तो षडंगत्वम आचार्य सुश्रुत के मत के अनुसार 6 है, और वो कौन से है, तो 4 शाखा है, 2 पैर है, 4 शाखा मतलब 2 पैर 2 हाथ, मध्य मतलब गुद पर्यंत, वक्ष व उदर तक गुद पर्यंत, और एक शीर। इस कुल मिला के कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। ठीक है, देखो कैसे बोला है, तच्च षडंग शाखा शत्रो मध्यम पंचम षष्ठ शीर इति। हो सके तो श्लोक याद कर लेना, आचार्य सुश्रुत का श्लोक है ये। ओके, उसके बाद 2 बाहु मतलब 2 हाथ 2 पैर, अंतर मध्य शरीर और शीर, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, षडंगत्वम बोलते हैं। उसके बाद अंग प्रत्यंग विभाग देख लिया हमने। तो प्रत्येक मोठा अंग विभागाचे आणि छोटे अवयव असतात। प्रत्येक बड़े जितना भी बड़े बड़े अवयव है हमारे, उसके क्या रहते हैं, छोटे छोटे अंग रहते हैं, और वो छोटे छोटे अंग मिलके क्या बनाते हैं, तो वो छोटे छोटे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो बड़े अवयव बनाते हैं, ऐसा बताया हुआ है। तो प्रकार कितने हैं, तो 8 प्रकार बताए हुए शरीर में प्रत्यंग अंग। प्रकार कितने हैं इसके, तो 2 प्रकार बताए हुए शरीर के प्रत्यंग अंग प्रत्यंग के। तो एक है बाह्य प्रत्यंग और एक है अभ्यंतर प्रत्यंग। ठीक है, सो सुश्रुत प्रत्यंग देख लेते हैं हम। तो बाह्य प्रत्यंग में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, तो बाह्य प्रत्यंग ने सुश्रुत ने क्या क्या रखा हुआ है, तो मस्तक पृष्ठ नाभि ललाट नासा चिबुक बस्ती ग्रीवा इत्यादि एकिका। इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, मस्तक उदर पृष्ठ नाभि ललाट नासा चुंबुक बस्ती और ग्रीवा, ये सब उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, ये बाह्य प्रत्यंग में रखा हुआ है। वैराज अंग प्रत्यंग में क्या रखा हुआ है इन्होंने, तो कान डोळे भुया शंख प्रदेश असंग गंड कक्ष स्तन वक्षण ब्रशन पार्श्व स्पीक जानु कुरुपर बाहु उरु, ये अवयव उन्होंने कहाँ पर रखे हुए हैं, बाह्य प्रत्यंग में रखे हुए हैं। ओके, सो अभ्यंग्य प्रत्यंग है वो उसकी संख्या, तो त्वचा 7 है, कला 7 है, आशय 7 है, धातु 7 है, सीरा 700 है, पेशी 500 है। ये हम अच्छे से देखने वाले हैं, नो नीड टू वरी, सिर्फ मैं ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छे से देखेंगे हम, तो ये अभी हम स्किप कर देते हैं। अच्छे से एक एक चैप्टर में एक एक चीज़ हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चरक ने भी प्रत्यंग बताया है। चरक के प्रत्यंग कौन से है, तो जंग पिंडिका 6 अंग के संकुलन से 6 अंग मेन है, और उससे 56 बाह्य प्रत्यंग बने हुए हैं, ऐसा चरक का मत था। तो कौन से है वो, जंग पिंडिका मतलब काल्स 2 है, ऊर पिंडिका थाइस 2 है, स्पीक 2 है, वृक्षण मतलब टेस्टिस 2 है, शेफ पेनिस 1 है, उखा अक्जिला 2 है, वक्षण 2 है मतलब ग्रॉइन, कुकुंदर इश्चियम 2 है, बस्ती शीर्ष पिविस 1 है, कर्णपुत्रक ट्रैगस 2 है, एयर पिन्ना कर्णशूलिका 2 है, गंड 2 है, गोजीविका 1 है, उपजीविका 2 है, टॉन्सिल्स वो युवाला मतलब गलशुंडिका 1 है, तालु 1 है, दंतविष्टक गम 2 है, और सुककनी माउथ एंगल 2 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, गुड। उसके बाद अभ्यंतर प्रत्यंग कौन से बोले हुए इन्होंने, तो अभ्यंतर प्रत्यंग नाभि हृदय क्लोम हृदय प्लीहा वृक बस्ती पुरुष धरा आमाशय पक्वाशय उदर उत्तरग्रुत शुद्रात्र स्थूलात्र वफावहन, ये इन्होंने अभ्यंग प्रत्यंग बोले हुए चरक ने। ठीक है, अभी मूत शारीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से बनेगा मूत शारीर से। मूत शारीर संशोधन मतलब क्या है कि मृत शरीर का विच्छेदन करके उसका ज्ञान मिलने के लिए हम शरीर को क्या करते हैं, मृत शरीर का संशोधन करते हैं, और वो उसका संरक्षण करते हैं, मतलब एम्बाल्मिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। तो मृत शरीर हम कैसे निवड़ते हैं, तो तस्मात् समस्त ग्रात अविश्यत पोहित दीर्घ व्याधि पीड़ितम अवर्ष शतीक निष्ठुष्टार्थ पुरुष। ठीक है, मतलब उसने समस्त ग्रात होना चाहिए, मतलब वो जो बॉडी है हमारी इम्बाल्विक के लिए, वो सर्व अंग प्रत्यंग उसमें रहने चाहिए, सारे अवयव उसमें रहने चाहिए। अविषपवंत मतलब उसने विष से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ओके, अदीर्घ व्याधि पीड़ितम मतलब उसका मृत्यु पूर्वी दीर्घकाल उसमें व्याधि नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत टाइम से उसमें व्याधि नहीं होना चाहिए। अवर्ष शतीक मतलब जो शव है वो 100 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
नुसुष्टात अत्र पुरुष, मतलब उसके अंदर का मल मूत्र हमने निकाल लेना चाहिए। ओके, ये था मृत शरीर का मृत शरीर को कैसे हम निवड़ते हैं, कैसे उसको वो करते हैं। ठीक है, अब इसमें पद्धत है, प्रिपरेशन कैसे करना है तो वो बताया हुआ है, प्रिपरेशन कैसी करनी है तो वो प्रिपरेशन देख लेते हैं हम एक बार। तो सबसे पहले शरीर को नैसर्गिक ऐसे दोषपूर्ण अवयव नशा, ठीक है विद्या, ये तो समझ में आ गया आपको क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम कि प्रिजर्वेशन एंड पद्धत कैसी रहेगी उसकी प्रिजर्वेशन की। तो ठीक है, तो जो शव है उसको गवत के झाड़ के साल में, गवत जो रहता है ना, गवत समझता है आपको, वो गवत जो रहता है मतलब घास जो रहता है उसके साल में गवत बना, उसको ताग के धागे से बांध देना चाहिए वनस्पति जन्य से, और उसको गुंडाल कर एक पिंजरे में रखना चाहिए जहाँ पर पानी बह रहा है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, ज़्यादा प्रकाश नहीं है, और ऐसी जगह जहाँ पर वो डूब ना जाए ऐसे पानी में रखना है। और साथ ही साथ उसके शव को ज़्यादा तेज नदी में भी नहीं रखना है और ज़्यादा खुले पानी में भी नहीं रखना है, धीरे बहाती नदी में, मतलब धीरे रहती हुई नदी में वो शव को रखना है हमको। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। सो यही है हमारा चीज़। और उसको वो जो बॉडी प्रिजर्व करके रखी है हमने, वहाँ पर मृतदेह को ज़्यादा घट्ट बांध के नहीं रखना चाहिए, ज़ोर से कस के बांध के नहीं रखना चाहिए, और उसके स्रोतस मऊ होना ऐसे रखना चाहिए, कुजना नहीं चाहिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको लगनी नहीं चाहिए, ये बात का हमने ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? महत्व क्या है इससे? तो महत्व क्या मालूम पड़ता है हमको? तो इस चीज़ से हमको ये महत्व मालूम पड़ता है कि विच्छेदन करने के बाद हमको अलग अलग चीज़ों का पता चल जाता है और अलग अलग चीज़ें हमको समझ में आ जाती है। वो ये उसका महत्व है, अलग अलग अंग प्रत्यंग हम उसके वजह से देख पाते हैं। यही हमारा शरीर उपक्रमणीय शारीर था। इसके अलावा शरीर उपक्रमणीय शारीर के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख ले। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है परिभाषा शारीर। इसमें से आपको एमसीक्यूज आएगा और एससीक्यू आएंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम परिभाषा शारीर के। तो पहली परिभाषा है हमारे पास कुर्चा। तो कुर्चा नाम स्नायु धमनी सन्निपात स्तेव वेकुका, स्तेव वेकिका। ठीक है, अब ये श्लोक है, ये याद करना है क्या तो याद कर लो यार, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं श्लोक लिख के आए तो पेपर में। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार पेशी स्नायु धमनी सीरा अस्थि, ये इसके सन्निपात को हम कुर्चा, कुंचला के आकार का रहता है उसको कुंचा, कुर्चा ऐसे बोलते हैं। जो कुंचा कुचले के आकार के रहता है, कुचला, कुचला समझता है आपको, बरस के जैसे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? जहाँ पर जहाँ पर स्नायु धमनी सीरा और अस्थि इनका सन्निपात होता है, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? कुर्चा ऐसे बोलते हैं। जिसका शेप कैसा रहता? कुर्चा के जैसा रहता। शरीर में संख्या कितने है कुर्चा की? तो 1 6 है। कितने है? कुल मिलाकर 6 है। तो हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1 और मेंढर में 1। ठीक है, उसके बाद कंडरा की बात कर ले तो कंडरा क्या है? महंत स्नायव प्रोक्ता कंडरास्तु षोडश, मतलब जो बड़े आकार के स्नायु रहते हैं उनको ही कंडरा बोलते हैं। संख्या कितनी इसकी? 14 है। हाथ में 4, पैर में 4, ग्रीवे में 4 और पृष्ठ में 4, मतलब पाठ में 4। ठीक है, उसके बाद जाल क्या है? तो जाल मतलब जाले, सिंपल है, जाल मतलब जाले, जो जाले होते हैं ना, ऐसा जाले। ठीक है, मैं बना के बताता हूँ आपको, ये इसको जाले बोलते हैं हम। ठीक है, अरे यार, हाँ, ये ऐसे जाले। ठीक है, मेरे को जम नहीं रहा है वो बनाना, पर वो जाले समझ जाओ आप, ऐसे जाले। ठीक है, सो अलग अलग टाइप के जो जाले रहते हैं ये ऐसे, उनको हम क्या बोलते हैं? जाल ऐसे बोलते हैं। ओके, जो मकड़ी के जाले नहीं रहते क्या, वही, हाँ वही समझो। शरीर में मांस सीरा दीपासुन तैयार जो होते हैं उसको हम जाल ऐसे बोलते हैं। संख्या कितनी है इसकी? इसकी भी संख्या 16 है। स्थान कहाँ पर है इसके? तो मणिबंध और गुल्फ में है। मांस में 4 है, स्नायु में 4 है, अस्थि में 4 है और सीरा में 4 है। 4 4 4 4। ठीक है, कहाँ पर है लेकिन ये? मणिबंध और गुल्फ में। कहाँ पर? मणिबंध और गुल्फ में। ओके, उसके बाद मांस सीरा स्नायु ये अस्थि ये परस्पर संबंध में रहते हैं यहाँ पर और परस्पर बक्षित में रहते हैं। ओके, जाल ये सर्व शरीर में रहता है, जरी त्याची जागा फक्त जाल, जाल ये सब जगह रहता है, लेकिन फिर भी
हमको ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलने को देखने को मिलता है, गुल्फ और मणिबंध में, ठीक है। उसके बाद अस्थि संघात चतुर्दंश अस्थाना संघाता, मतलब दो से ज़्यादा जहाँ पर अस्थि का मिलन होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, अस्थि संघात ऐसे बोलते हैं। संख्या कितनी है इसकी, तो 14 है। गुल्फ जानु वक्षण प्रत्येक की दो दो है यहाँ पर, मतलब टोटल मिला के 6 हुए। मणिबंध गुरपर और कक्षा यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक की 2 है, मतलब हर जगह दो दो, तो कितने हुए 6। त्रिक में 1 है और सिर में 1 है। उसके बाद सीमंत क्या है, तो अस्थि में की जो सीवने के जैसी रचना रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमंत बोलते हैं। सीने के जैसी जो रचना रहती है उसको सीमंत बोलते हैं। कितने हैं ये, टोटल 14 है। उसके बाद शेवनी, सेवनी का भी मतलब वही है कि सीवने के जैसे भाग दिखने वाले चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं हम, सेवनी ऐसे बोलते हैं। संख्या कितनी है इसकी, तो 7 है। सिर प्रदेश में 5 है और जीवा में 1 है और मेहन में 1 है, ठीक है। रज्जू और मांस रज्जू क्या है, तो ज्यामध्ये मांस सूत्राची रचना जाड दोरी प्रमाणे असते अशा रचनांना मांस रज्जू असे म्हणतात। मतलब जो मांस के सूत्र में जाड़ मोटी डोरी के जैसी रचना होती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मांस रज्जु बोलते हैं। संख्या कितनी इसकी, 4 है, ठीक है। ये पेशी को बांध के रखने का काम करता है। संख्या इसकी 4 है। पृष्ठ भाग में 2 और अभ्यंतर भाग में 2, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा परिभाषा शरीर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ओके। यहीं से आएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएगा परिभाषा में से क्वेश्चन। चलो इसके आगे का देख लेते हैं हम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ शारीर की। तो इसमें का मार्क का वेटेज देख लिया हमने, तो 2 एमसीक्यू आएंगे इसमें से, एक एसएक्यू आएगा और एक एलएक्यू आएगा, ओके। तो कितने हो रहे हो वो मार्क टोटल, तो आप लगा लीजिए कितने हो रहे। 2 एमसीक्यू मतलब 2 मार्क, 5 5 और 10 17 मार्क का यहाँ से आपको आएगा। देखो श्लोक देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकात समूर्चित गर्भ इति उच्यते। मतलब क्या है, गर्भ की व्याख्या है ये। तो मतलब क्या है इसका, जब शुक्र और शोणित, मतलब जब शुक्र है हमारे पास मेल बीज, मतलब शुक्र है फीमेल, मेल स्पर्म और फीमेल ओवा, जब ये दोनों एकत्र आते हैं गर्भाशय में, कहाँ पर, गर्भ आशय में, ठीक है। गर्भाशय मतलब यूटेरस में, जब ये एक जगह पर आते हैं तब जाकर कहीं आत्मा और प्रकृति एक जगह पर मिलती है और ये मिलने के वजह से गर्भ बनता है। ऐसा किसकी व्याख्या है, गर्भ की व्याख्या, समझ में आया, गुड। उसके बाद शुक्र के पर्याय देख लेते हैं हम। शुक्र क्या है, तो शुक्र मतलब पुरुष बीज शरीर में का सप्त धातु में से एक, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है इसके पर्याय, तो तेज भी बोल सकते हैं इसको, रेत बोल सकते हैं, बीज बोल सकते हैं, वीर्य बोल सकते हैं, अक्षय बोल सकते हैं, किट्ट बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके पर्याय हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने ये पर्याय याद रखना है। उसके बाद शुक्र का मतलब जो पुरुष बीज होता है और शरीर में का सप्त धातु, ये सप्त धातु में से एक धातु है। स्वरूप कैसा है इसका, तो ये शुक्र सौम्य, मतलब सौम्य है और जल महाभूत प्रधान है ये। उसके बाद इसका प्रमाण कितना है, तो अर्ध उंगली इसका प्रमाण है। शुक्र का कार्य क्या है, तो शुक्र शरीर में धीरता देने का काम करता है, प्रसन्नता देने का काम करता है, बल देने का काम करता है, प्रहर्ष देने का काम करता है और साथ ही साथ गर्भ उत्पत्ति का भी काम, बीज का काम, गर्भ उत्पत्ति में बीज का काम ये करता है। उसके बाद आर्तव की बात कर ली जाए तो आर्तव क्या है, ऋतु भव तदा दार्थम, मतलब आर्तव बोले तो स्त्री बीज होता है जो महीने में ऋतु में एक बार आता है। इसके पर्याय क्या है, तो रज शोणित स्त्री शुक्र रसजम। और स्वरूप कैसा है इसका, तो आर्तव ये तेज प्रदान है, मतलब अग्नि प्रदान है। आर्तव का अंगुली प्रमाण कितना है, तो 4 है। शुद्ध आक्रव कैसा रहता है, तो गुंजा फल स्वर्णिम पदा लोक सन्नाभा मैद्रा गोपाश सार्थव शुद्धमेव कृत, मतलब जो शुद्ध आर्तव है वो गुंजा फल के जैसे एकदम भड़क लाल रहता है और इंद्रगोप कीड़े जैसे एकदम लाल रहता है, ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, गर्भ उत्पादक सामग्री, मतलब गर्भ के उत्पादन के लिए सामग्री कौन सी लगेगी हमको, तो धुर्न चतुर्ना सानिध्यात गर्भसायत विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजान समुग्रायत कुंश यथा। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, क्या है, ध्रुव चतुर्ना सनिध्यात गर्भसायत विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजाना समुग्रायत कुंश यथा, मतलब ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज, ये 4 घटक का जब गर्भ उत्पादन होता है तब ये 4 घटक एक जगह पर आते हैं
तब जाकर गर्भ की उत्पत्ति होती है। और ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये चारों चीजें जो है वो गर्भ उत्पादक की सामग्री है, इसके बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं होगी। अब ये ऋतु क्या है, तो ऋतुस्तु द्वादश भवन्ति दुष्टात्वम, मतलब ऋतु मतलब गर्भ धारने का योग्य काल होता है। वो योग्य काल क्या है, तो 12 से 16वें दिन में ये योग्य काल होता है। ठीक है, 12 से 16वें दिन में हमको क्या करना चाहिए, तभी 12 से 16वां दिन ये क्या है, योग्य ऋतु है। ठीक है, कफ प्रकृति स्त्री में काही वेळे ऋतुकाल, कफ प्रकृति जब रहती है तब स्त्री में क्या रहता है, अधिकांश, हाँ, तो स्त्री में अधिकांश क्या रहता है, तब ऋतु का मात्रा रहती है। उसके बाद क्षेत्र, गर्भ धारने के लिए योग्य स्थान, तो गर्भ धारने के लिए योग्य स्थान कौन सा है, तो गर्भाशय, त्रावता, योनि, मतलब जो गर्भाशय है हमारा, जो यूटेरस है, वो क्षेत्र है, वो अगर नहीं रहेगा तो हमारे पास गर्भ की उत्पत्ति नहीं होगी। तो गर्भाशय का स्थान कौन सा है, तो यत्र गर्भ तिष्ठति, पित्त पक्वाशयोः मध्ये गर्भशखा यत्र गर्भ तिष्ठति, मतलब गर्भाशय ये उसका क्षेत्र है। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग क्षेत्र इसका होता है। उसके बाद अंबु मतलब गर्भ धारने के लिए रस एवं आहार, रस गर्भ धारने के लिए रस होना, खाना होना, आहार रस होना, यही चीज क्या है, गर्भ के पोषण के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अंबु। और यही रस और आहार रस, इसको हम बोलते हैं, ये माता से आता है हमको गर्भ पोषण के लिए, माता गर्भ को देती है गर्भ पोषण के लिए। ठीक है, रसवाही नाड़ी से गर्भवाही नाड़ी लगती है, और जो गर्भवाही नाड़ी है वही जाकर सारी चीजों का पोषण करती है, दोष धातु मल को पुराती है, पोषण देती है, गर्भ का मल निकालती है। कौन निकालता है ये, तो हमारे पास कौन निकालता है, गर्भवाही नाड़ी। ठीक है, उसके बाद गर्भवाही नाड़ी मतलब इसको हम अपरा भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्लसेंटा भी बोल सकते हैं, अम्बलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो गर्भवाही नाड़ी है वो अम्बलिकल कॉर्ड है, और प्लासेंटा मतलब अपरा हो जाता है। तो गर्भ धारने के लिए योग्य काल कौन सा है, योग्य वेल को, योग्य वय कौन सा है, तो पंचविशी तत्व उपमान नारी तु षोडशे, मतलब पंचविशी तत्व उपमान, एमसीक्यू है ये, लिख लो यहाँ पर, ये एमसीक्यू है, ये आएगा मतलब आएगा। ओके, एमसीक्यू तो क्या है यहाँ पर बोला हुआ, तो पंचविशी तत्वोपमान नारी तु षोडशे, मतलब 25 साल का पुरुष होना चाहिए और 16 साल की नारी होनी चाहिए, मतलब स्त्री होनी चाहिए। ये योग्य काल बताया हुआ है हमारे इसमें, किसमें, हमारे आयुर्वेद में। उसके बाद बीज, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री बीज और एक पुरुष बीज। आपने देख ही लिया, आर्तवर कौन सा है, भूल गया मैं, देखो मेरे को भूख लगी हुई है, मेरे को रोजा है ना, उसकी वजह से जम नहीं रहा। आर्तवर शुक्र चलो ठीक है, आर्तवर शुक्र ये स्त्री बीज है, हमने वो अच्छे से देख लिया। अब गर्भ मासोमासिक वृद्धि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं से आपको 10 मार्क का एलक्यू बनेगा, यहीं से आपको एलक्यू बनेगा, मतलब बनेगा। तो गर्भ मासोमासिक वृद्धि मतलब क्या होता है, तो मास की वृद्धि कैसी होती है, ये टॉपिक में हमको पढ़ना है गर्भ मासोमासिक वृद्धि में। तो प्रथम मास में क्या होता है, तो देख लो यहाँ पर, प्रथम मासी कलल जायते, मतलब जब शुक्र और शनि जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो प्रथम मास में क्या होता है, तो पहले महीने में हमारा गर्भ मास के गोले के प्रमाण हो जाता है। किसके जैसे हो जाता है, गोले के प्रमाण, किसके प्रमाण, गोले के प्रमाण हमको देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद दूसरे महीने में क्या होता है हमारे पास, तो द्वितीय शीत उष्ण व वायुचे परिपक्व होऊन महाभूताच्या संगत गर्भ घडता है, मतलब दूसरे महीने में शीत मतलब ठंडा, उष्ण और वायु के परिपाक होने की वजह से, महाभूत अधिक के होने की वजह से जो गर्भ है उसमें घनता प्राप्त होती है। और घनता प्राप्त होने के बाद पुरुष अगर ज्यादा घनीभूत पिंडकार असल्यास, बहुत ज्यादा घन बन गया वो, तो पुरुष रहेगा। और अगर पेशी के जैसे लंबा आकार का रहा, लंबा गोल आकार का रहा, तो गर्भ क्या बनेगी, स्त्री बनेगी। ये यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद तृतीय मास, तृतीय हस्तपाद शीर्षा पंचपिंडिका अंग प्रत्यंग सूक्ष्म भवंती, मतलब तीसरे महीने में गर्भ के 2 हाथ, 2 पैर और सिर विकसित होना चालू हो जाता है, पिंड के समान हमको देखने को मिलता है। अंग प्रत्यंग सूक्ष्म रूप में हमको विकसित होते हुए दिखते हैं। उसके बाद चतुर्थ मास में क्या होता है, तो चतुर्थ मास का बोलना हुआ है कि गर्भ के सर्व अंग प्रत्यंग व्यक्त होते हैं, हृदय व्यक्त होता है, चेतना की अभिव्यक्ति होती है, और इंद्रिय का ज्ञान प्राप्त करने का क्या हो जाता है,
इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने के अधीन हो जाते हैं। उसके बाद इसी महीने में माता को द्विरिदिनी बोलते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है कि द्विरिदिनी माते को कब बोला जाता है, कौन से मास में बोला जाता है, तो चौथे मास में बोला जाता है। अब ये पांचवें मास में क्या होता है, तो पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवंती, मन की उत्पत्ति होती है, बुद्धि आती है गर्भ को पांचवें महीने में, और गर्भनी में कृशकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। रक्त एवं मांस धातु का उपचय होने लगता है, मतलब रक्त और मांस ये धातु क्या होते हैं, इनका एनाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। छठे महीने में क्या होता है, तो षष्ठे बुद्धि, गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और चरक के अनुसार गर्भ में बल और वीर्य का वर्ण का उपचय होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सप्तमे मास, मतलब सातवें मास में क्या होता है, तो सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर, मतलब सातवें महीने में सारे अंग प्रत्यंग यहाँ पर गर्भ के देखने को मिलते हैं, और सर्व भाव के पोषण भी यही इसमें से होते हैं, और गर्भ में क्लानता के लक्षण, गर्भनी में क्लानता के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं आठवें मास में क्या होता है, तो अष्टमे अस्थिरी भवंती ओज, मतलब आठवें महीने में ओज ये अस्थिर रहता है, कभी माता के तरफ रहता है, कभी इसके तरफ रहता है, किसके तरफ, कभी गर्भ के तरफ। ठीक है, गर्भ में ओज नहीं रहा तो गर्भ की मृत्यु हो जाती है इस महीने में, और नेत्र भागाचे दान करने सांगितले, और ये टाइम में नेत्र भाग का दान करने के लिए बोला हुआ है विविध आचार्यों ने। उसके बाद नवम मास में क्या होता, तो नवम दशन एकादशम द्वादशना अन्यथा अस्मिन जायते अथो अन्यथा विकारी भवंती, मतलब 90वें महीने में गर्भ की उत्पत्ति पूरी तरीके से हो जाती है, और होने के साथ साथ 90वें 10वें 11वें महीने में अगर गर्भ जन्म लेता है तो गर्भ ये जीवित रहता है, अन्यथा अगर गर्भ ये महीनों के अलावा 11 महीनों के अलावा अगर उत्पत्ति लेगा, डिलीवरी होगी गर्भ की, तो उसमें हमको विविध प्रकार की क्या देखने को मिलेगी, विकारिकता हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अपरा का काम क्या है, तो जो प्लासेंटा का काम है वही आपको अपरा का काम यहाँ पर लिखना है। पोषण करना, वृद्धि करना, मल मूत्र का विसर्जन करना, अपरा से पूरा पोषण गर्भ नाड़ी से करना, ये अपरा का काम है। उसके बाद गर्भ उत्पादक भाव, तो मातृत्व पितृत्व आत्मज सात्मज रसद सुत्वद इत्यादो भवपो समति देवो गर्भ संभवंती, मतलब गर्भ उत्पादक भाव, मतलब गर्भ में किसके किसके भाव आते हैं, तो माता के आते हैं, पिता के आते हैं, आत्मा के आते हैं, सात्म के आते हैं, रस के आते हैं, और साथ ही साथ सत्व के, ये सारे गुण यहाँ पर गर्भ में आते हैं। तो माता से क्या क्या आता है, मातृ भाव कौन से, सो मांस हो गया, रक्त हो गया, मेद हो गया, मज्जा हो गया, हृदय हो गया, नाभि हो गया, यकृत होगा, प्लीहा हो गया, आत्र हो गया, गुद हो गया। जो शरीर के मृदु भाग है वो सारे के सारे गर्भ में माता से आते हैं, और जो केस, दाढ़ी, मूछ, अस्थि, नख, दंत, सीरा, जो भी कठिन पार्ट है बॉडी में के, वो किस तरफ से आते हैं, पिता के तरफ से आते हैं। आत्मा के तरफ से जो आते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि आत्मा की तरफ से हमको सत्व रजतम ये भाव देखने को मिलते हैं, सात्मा की तरफ से भी हमको अच्छे गुण देखने को मिलते हैं जो गर्भ में आते हैं। साथ ही साथ जो रसज भाव है उससे भी हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग गुण आते हैं गर्भ में, और सत्व भाव से प्रामाणिकता वगैरह ये सब भाव गर्भ में आते हैं। ठीक है, सो इतना ही था गर्भ शरीर, इसके अलावा गर्भ शरीर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम अस्थि शरीर देखते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम अस्थि शरीर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपको एक एससीक्यू बन सकता है, हो सकता है एलएक्यू भी डाल दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है एलएक्यू की, लेकिन एससीक्यू तो यहाँ से फिक्स में बन जाएगा। तो इसकी निरुक्ति देखते हैं हम बिना किसी देरी के। तो असते अस कठिन, मतलब जो बहुत टाइम तक वैसे ही रहता है बॉडी में, चिरकाल टिक के रहता है, बहुत टाइम तक मरने के बाद भी टिका हुआ रहता है, और साथ ही साथ सबसे कठिन भाग है ये बॉडी का, सबसे कठिन धातु है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थि ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम, कार्य क्या है इसका, तो कार्य के अनुसार पांचवा धातु है, ये कितवा धातु है, पांचवा धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, सॉरी रस रक्त मांस में से अस्थि। ठीक है, अस्थि शरीर का धारण करता है और शरीर को विशिष्ट आकार देने का भी काम करता है। उसके बाद शरीर को आधार देने का काम करता है शिरा, स्नायु, मांसपेशी, धमनी, इनको आश्रय देने का भी कार्य यहाँ पर अस्थि करता है। उसके बाद दो क्यों या फिर दो से ज्यादा अस्त्री जब एक साथ में आते हैं तो उस चीज को आप क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि। और ये संधि जो रहती है वो हलचल करने को, बॉडी में हलचल करने का काम मदद में आती है, शरीर में हलचल करने के काम में आती है। उसके बाद शरीर में सबसे मजबूत
शरीर को मजबूत करने का काम करती है और मज्जा मज्जा पोषण करने का काम भी अस्थि का होता है। उसके बाद अस्थि के प्रकार देख लिया हमने, तो इतानी पंच विधानी भवंती तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी। मतलब अस्थि के 5 प्रकार है। कौन से? कपाल रुचक तरुण वलय नलक। अब ये कपाल मतलब क्या होता? तो कपाल मतलब खापरे के टुकड़े की जैसी चपटी और पसरट संधि को, मतलब फ्लैट बोन को हम कपाल अस्थि बोलते हैं। जैसे जानु हो गया, नीतम हो गया, अंश हो गया, गंड हो गया, तालु हो गया, शंख हो गया, शीर हो गया इत्यादि ठिकानी पर ये देखने को हमको मिलती है। उसके बाद उदाहरण इसका अंशफल अस्थि और नीतम अस्थि। ओके, उसके बाद रुचक अस्थि। रुचक अस्थि मतलब जो अन्न चवन के लिए काम आती है और रुचि उत्पन्न करती है, और दूसरा अर्थ इसका धारदार है। ऐसे अस्थि को हम रुचक अस्थि बोलते हैं। इसमें हम धातु रखते हैं, हमारे इसको रखते हैं धातु। उसके बाद तरुण अस्थि, ऐसी अस्थि जिसमें घनता निर्माण नहीं होती, और ये ऐसा और ये अस्थि लवचिक और मृदु रहती है। लवचिक मतलब फ्लेक्सिबल रहती है और नरम रहती है, इसको हम तरुण अस्थि बोलते हैं। इसी को हम अगर तुलना की जाए हमने मॉडर्न से, तो इसी को हम कार्टिलेज बोलते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज। जैसे कि घ्राण हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, घ्राण हो गया, हमारी ग्रीवा होगी और अक्षिकोष हो गया। उसके बाद वलय अस्थि जो वर्तुल आकार की रहती, जो गोलाकार की रहती या फिर अर्ध गोलाकार की रहती, ऐसे अस्थि को हम वलय अस्थि बोलते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कर्ड बोन से। ठीक है, यह अस्थि ऊर पृष्ठ वार्षव एवं परशुका मतलब ब्रिज में हमको देखने को मिलती है। उसके बाद नलक अस्थि, जो अस्थि नली के प्रमाणे नली के जैसी रहती है, लंबी रहती है, जिसको लॉन्ग बोल बोलते हैं हम, उसको नलक अस्थि भी बोल सकते हैं। गोल आकार की रहती है और इसके अंदर पोकड़ी रहती है। क्या रहती है? पोकड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? नलक अस्थि ऐसा बोलते हैं। ये अस्थि शाखा में देखने को मिलते हैं हमको। शाखा मतलब हमारे लीव्स में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे उर्व अस्थि, प्रगंड अस्थि और उर्वित सारे अस्थि यहाँ पर नलक अस्थि आते हैं। उसके बाद अस्थि की संख्या कितनी है? तो सुश्रुत के अनुसार 300 बताई गई है, चरक ने तो 360 बताई हुई है, और आधुनिक के हिसाब से 206 अस्थि बताई हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ओके, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। स्वरूप क्या है अस्थि का? तो पांच भौतिक संगठन देखे हमने। पांच भौतिक संगठन तो पृथ्वी महाभूत का अधिक्य देखने को मिलता है। दोष कौन सा अधिक होता है? तो वायु दोष अधिकतम देखने को मिलता है। अस्थि धातु का मल कौन सा है? तो न के एवं केश है। अस्थि धातु में अस्तु धातु का उपधातु क्या है? तो मज्जा, ये उसका उपधातु है। ठीक है, सो यहाँ पर अस्थि शारीर खत्म होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा संधि शारीर है। देखो यहाँ से भी आपको एक एसक्यू मिल जाएगा, और हो सकता है यहाँ से एलक्यू आ जाए, और 2 एमसीक्यूज तो यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम व्याख्या से। तो इसकी व्याख्या क्या है? अस्थि संयोग स्थानम मतलब 2 एवं 2 से ज्यादा जहां पर अस्थि का संयोग होता है, जहां पर अस्थि मिलती है 2 या 2 से ज्यादा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? संधि ऐसे बोलते हैं। अस्थि पूर्व मतलब आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जब संधि को एक दूसरे से बांधता है, उस अवयव को मतलब आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो रहते हैं उसको अस्थि पूर्व बोलते हैं। और ये जो दोनों जगह पर ये बांधते हैं, 2 अस्थि के जगहों को बांधने को हम क्या बोलते हैं? अस्थि ऐसे बोलते हैं। इसका दोष संबंध क्या है? तो श्लेषक कफ से इसका दोष संबंध आता है। महाभूत कौन सा अधिक है इसमें? तो आकाश एवं वायु। स्त्रोतस कौन से देखने को मिलते हैं? अस्थि एवं जगन। और कला कौन सी है? तो चौथी शेषधरा कला यहाँ पर देखने को मिलती है। धातु कौन सा होता है इसमें? तो मास धातु यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से आपको आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन या फिर 10 मार्क का क्वेश्चन। ये एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं आपको, इसलिए मैंने एमसीक्यू के लिए आपको बता दिया। अभी प्रकार में देख लेते हैं हम। तो प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टाइप के प्रकार गिरते हैं इसके, एक है गति सापेक्ष और एक है रचना सापेक्ष। गति सापेक्ष मतलब गति के अनुसार हम इसको 2 टाइप से बांट सकते हैं, एक है चेष्टावंत और स्थिरांश। इसका श्लोक क्या है? तो संधिरास्तु द्विधा चेष्टावंत स्थिरांश। चेष्टावंत मतलब ऐसे संधि जो हलचल कर सकते हैं, और स्थिर संधि मतलब ऐसे संधि जो हलचल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चेष्टावंत संधि में कौन कौन आएगा? शाखा, हनुवटी और कटी। शाखा मतलब लिम्स, हनुवटी मतलब हमारा ये क्या बोलते हैं उसको? टेम्पोराइल मैंडिबुलर जॉइंट, और कटी मतलब आपको कटिया आप मेरे को बताएंगे। उसके बाद स्थिर संधि में क्या आता है? तो शेष संधि और तुन्न सेविनी। तुन्न सेविनी मतलब हमारे पास तुन्न सेविनी मतलब सुचर्स होता है। ओके, उसके बाद रचना सापेक्ष एवं आकृति भेद के अनुसार। तो 8 प्रकार बताए हुए। कोर संधि, कोर मतलब जो हिंज ज्वाइंट बोलते हैं हम, दरवाजे के बीजांग के जैसी रहती है वो, उसको हम कोर संधि बोलते हैं। जैसे कि जानू, कुरपर, गुल्फ, मणिबंध। नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है, जानू, नी, कुरपर, एल्बो,
गुल्फ एंकल, मणिबंध रिस्ट। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम उलूखल संधि। उलूखल संधि मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसका एक भाग खोलगट रहता है और दूसरा भाग पसरट रहता है, एक दूसरे के अंदर फिट बैठने जैसा, उसको उलूखल संधि बोलते हैं हम। उदाहरण के तौर पे अंश अस्थि और वक्षण अस्थि। ओके, समझ में आ गया आपको? गुड। उसके बाद सामुग्ध संधि, इसका श्लोक क्या है? सामुग्ध संकट, डब्बे के जैसी जो संधि रहती है एक दूसरे में बैठने वाली, उस संधि को हम क्या बोलते हैं? सामुग्ध संधि बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है अंश, पीठ, नीतंब, गूद और भग। ओके, उसके बाद प्रतर संधि मतलब ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, सॉरी, ग्लाइडिंग ज्वाइंट मतलब जो सपाट संधि रहती है और एक दूसरे पे घिसने वाली संधि रहती है, इसी को हम प्रतर संधि बोलते हैं, जैसे ग्रीवा और पृष्ठ हो गई हमारी। उसके बाद तुल्य सेविनी मतलब जो एक दूसरे के अंदर सी हुई रहती है, उस चीज को हम तुल्य सेविनी बोलते हैं। जैसे कि तुल्य सेविनी का मॉडर्न से कोरिलेट किया जाए तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोल सकते हैं सूचर्स। ओके, तो इसके उदाहरण क्या है? तो शीर में के जितने भी संधि है उसका ये उदाहरण है। उसके बाद वायुस्तुंड मतलब कोंडलार ज्वाइंट, कावले जो कौवा रहता है उसके चोंच के जैसी जो हमारी ये रहती है संधि, उसको हम वायुस्तुंड ऐसे बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो हनुवटी, हनुसंधि मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। उसके बाद शंखावर्त संधि। शंखावर्त संधि मतलब कौन से शंखावर्त संधि? जो संधि शंख के जैसे दिखती है, उस संधि को हम क्या बोलते हैं? शंखावर्त संधि ऐसे बोलते हैं, जैसे श्रोत्र संधि और शुकाटंक संधि। ओके, उसके बाद मंडल संधि, ऐसी संधि जो गोल आकार की होती है, उस संधि को हम क्या बोलते हैं? मंडल संधि ऐसे बोलते हैं। जैसे हमारी आंखें होगी और छाती में की संधि हो गई, मतलब रिब्स हो गए, परशुका हो गया। उसके बाद चरक संहिता के संधि की संख्या कितनी बताई हुई है? तो चरक ने 200 बताई हुई है, सुश्रुत ने 210 बताई हुई है और आधुनिक के हिसाब से 206 बताई हुई है। षडंगन के अनुसार कहाँ पर कितने संधि देखने को मिलती है? तो शाखा में 68, मध्य शारीरिक में 39 और ग्रीवा में 83। ठीक है, तो यहीं तक इतना ही था, इसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना, इतना पढ़ लिया मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। ओके, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इलेबोरेट करते आना चाहिए उधर यूनिवर्सिटी में। सो बात कर लेते हैं हम स्नायु शरीर की। 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और एक एमसीक्यू आ सकता है और एक एमसीक्यू आ सकता है। तो व्याख्या क्या है इसकी? तो स्नायु रीति शनाकार उपधातु विषय न धनुषी नियत्य, ये इसकी क्या है? व्याख्या है। इसका मतलब क्या है? व्याख्या से इनका क्या मतलब है? जो डोरी के जैसे, रस्सी के जैसी जिसकी रचना रहती और धनुष्य बाण के जैसी, वो दो जो धनुष्य बाण देखे हुए आपने, धनुष्य बाण में जो डोरी रहती ना, वो खींचने पर तन जाती है थोड़ी, वैसे ही शरीर में स्नायु की एक रचना रहती है, वो रचना को हम स्नायु ऐसे बोलते हैं। धनुष्य के डोरी के जैसी रचना को स्नायु बोलते हैं, जो शरीर में उपस्थित रहती है। स्नायु ये मेद का उपधातु है। संख्या देख ली जाए तो टोटल शरीर में 900 है स्नायु, उसमें से शाखा में 600 है, ग्रीवा में 70 है, कोष्ठ में 230 है। प्रकार देख लेते हैं हम, तो प्रतानवती, वृत्त, पृथुल, सुशीर, ऐसे इसके प्रकार गिरते हैं। स्थान क्या है? तो प्रतानवती शाखा और संधि में रहता है, वृत्त भी शाखा और संधि में रहता है। आकार कैसा है प्रतानवती का? तो वेल के जैसा है, मतलब जो ककंबर की वेल रहती है या फिर दूसरी वेल रहती है उसके जैसा प्रतानवती का आकार रहता है। वृत्त का आकार कैसा रहता है? तो गोल आकार रहता है। स्थान का अपर है वृत्त का, तो शाखा एवं संधि में। पृथुल का आकार कैसा है? आकार स्थान का अपर है पार्श्व, उष्व, ऊरक, पृष्ठ और शीर में, और आकार कैसा है इसका? पसरट इसका आकार रहता है। उसके बाद सुशीर आमाशय, पक्वाशय और बस्ती में प्रेजेंट रहता है। आकार कैसा है इसका? तो पोकल आकार, मतलब वॉइड आकार की ये रहती है। उसके बाद कार्य देख लेते हैं इसका, तो ये कैसे कार्य करती है? जिस प्रकार से लाकड़ी की दौरा नौका लोकवार से, देखो जिस प्रकार हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लकड़ी की नौका बनाते हैं, और नौका बनाने के लिए पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम नौका बनाते हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने, तो वो जो रस्सी बांधते हैं ना हम वो लकड़ियों को, वो लकड़ियों के जैसे शरीर में काम करती है हमारी, क्या यार पूरा उल्टा पुल्टा बोल दिया मैंने, चलो ठीक है एक और बार, सॉरी, ध्यान दो। समझो मैं एक इंसान को पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो क्या करता है? तो वो नौका बनाता है। नौका कैसी बनती है? तो नौका बनती है हमारी लकड़ियों से, और लकड़ियों को इकट्ठा करके हम उसको रस्सी से बांधते हैं, और वो रस्सी से बांधने की वजह से वो लकड़ियों में ताकत आती है, वो बड़कड़ बनते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए काम आते हैं। वैसे ही जैसे रस्सी बोला ना मैंने, रस्सी का उदाहरण दिया कि रस्सी पूरा बांध के रखती है, वैसे ही स्नायु हमारे शरीर में सारे अवयव को बांध के रखने का काम, सारे शरीर को बांध के रखने का काम करती है और शरीर को बड़कड़ बनाने का काम करती है। यही इसका कार्य है। उसके बाद महत्व क्या है? तो स्नायु को ईजा होने के ऊपर मनुष्य को सबसे ज़्यादा हानि होती है
अगर अस्थि पेशी शिरा संधि इनको भी अगर ईजा हुई, इनको भी तकलीफ हुई, तो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा तकलीफ हमको स्नायु में होती है, अगर स्नायु को कुछ गलती से कुछ उसके अंदर क्लिनिकल एनाटॉमी आ गई। तो चिकित्सा के लिए और शस्त्र कर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसका पढ़ना हमारा यहाँ पर, किसका पढ़ना यहाँ पर हमारा स्नायु का पढ़ना। ठीक है, सो इतना ही आएगा स्नायु में भी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखें ना। इसके बाद का पॉइंट है हमारा पेशी शारीर। तो इसकी उत्पत्ति क्या है? अनुप्रविश्य पेशी तो पलील पेशी विभजिति तथा, मतलब गर्भ अवस्था में वायु पित्त उष्णता के वजह से वायु पित्त उष्णता के वजह से जो गर्भ में प्रवेश करता है और पेशी का विभाजन करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पेशी ऐसे बोलते हैं। ये होगी उसकी उत्पत्ति। ठीक है, व्याख्या क्या है? मास अवयव संघात परस्पर विभक्त पेशी इति उच्यते। मास अवयव परस्पर संघ, मास अवयव के संघ के परस्पर संबंध को विभक्त करने वाली रचना को पेशी हम ऐसा बोलते हैं। मास खंड ऐसा भी पेशी को हम बोल सकते हैं। ओके, स्वरूप क्या है इसका? तो पंच भौतिकत्व, इसका पृथ्वी महाभूत से अधिक क्या है इसमें। दोष कौन सा है इसमें? तो कफ दोष है। धातु कौन सा है? तो मास धातु है ये। और भाव कौन सा है? तो मातृज भाव से आया हुआ है। इसके प्रकार अनगिनत प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है। तो प्रकार आपको पूछा गया तो आपने सारे के सारे लिख के आने हैं। बहल, मऊ, स्थूल, लहान, लक्षण, कर्कश, अनु, पृथु, दीर्घ, रस्व, वृत्त, लांब, बहुत प्रकार के हमको पेशी देखने को मिलती है। लेकिन संख्या की बात कर ले हमने तो पंच पेशितानी भवंती पुसाम स्त्रीना विशंतिरी अधिका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और स्पेशली यहाँ से आपको एमसीक्यू बन सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ से एमसीक्यू बनने की। ठीक है, सो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है एक एक चीज़ क्या है। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो पुरुष में 500 पेशी रहती है, वेरा स्त्री में 520 पेशी देखने को मिलती है। अब पुरुष में और स्त्री में ये जो 500 पेशी है वो तो सेम रहेगी। शाखागत में 400, मतलब लिंग्स में 400, मध्य शरीर में 66 और शीर में मतलब सिर में 34। याद रहेगा, गुड, ये तो कॉमन है। लेकिन स्त्री में एक्स्ट्रा कहाँ पर है? तो 2 स्तन में, एक स्तन में 5, दूसरे स्तन में 5, ये हो गए 10। ठीक है, योनि मार्ग में 4, गर्भ के छिद्र में 3 और शुक्र आर्तव प्रवेशनी में 3। ठीक है, गुड। अब ये कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा सकता आपको। ओके, उसके बाद पेशवी का महत्व क्या है? तो बल एवं आधार देने का काम करती है ये। शिरा स्नायु अस्थिपूर्व और संधि के स्थान पर, साथ ही साथ आवरण देने का काम करती है, दृढ़ता देने का काम करती है। स्नायु शिरा इनको समझने के लिए पेशी का ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही आपको पूछा जाएगा, इसके बाहर आपको पेशी शारीर नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद के पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद की बात कर लेते हैं हम नख दंत केश शारीर पे। 6 मार्क का यहाँ से आपको वेटेज रहेगा, एक एमसीक्यू और एक एलक्यू यहाँ से फिक्स आएगा, मतलब आएगा। तो बिना किसी देरी के पांच भौतिक संगठन देख लेते हैं हम नख, केश और दंत का। तो नख, दंत, केश ये पार्थिव द्रव्य महाभूत आधिक्य है, ये कठिन है और ये पितरज भाव से आए हुए हैं। क्या क्या है? पितरज भाव है सबसे पहली बात। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम, पितरज भाव मतलब पिता के तरफ से आए हुए हैं। और ये तीनों के तीनों पार्थिव है। मतलब पार्थिव है मतलब क्या होता है कि ये पृथ्वी द्रव्य से, पृथ्वी महाभूत के से अधिक्य है। ओके, ये समझ में आ गया आपको, गुड। उसके बाद नख शारीर, अब स्पेसिफिक बात करते हैं हम नख, दंत, केश की। तो सबसे पहले नख शारीर की बात कर लेते हैं हम। तो नख शारीर की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो कफ पित्त मलाखेशु प्रसदो नख रोम च, मतलब नख की उत्पत्ति नख ये अस्थि धातु का मल है और गर्भ अवस्था में 6ठे महीने में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ओके, उसके बाद नख के प्राकृत स्वरूप क्या है? तो नख के प्राकृत स्वरूप कैसे है? तो स्थिर है, ये गोलाकार है, गुलगुल है और ऊंचा है और उभार युक्त जब अगर ये दिखे तो ये प्राकृत स्वरूप में है, मतलब ये प्राकृत स्वरूप में है, मतलब ये बराबर से है। लेकिन वात प्रकृति में खरखरित और टूटने वाले नख देखने को मिलते हैं। पित्त प्रकृति में तांबुस वर्ण के नख देखने को मिलते हैं और कफ प्रकृति में स्थिर, स्निग्ध और राजीमंत, मतलब अच्छे एकदम बढ़िया तरीके के हमको नख देखने को मिलते हैं। ठीक है, नख अगर विकृत अवस्था में चले गए तब क्या होगा? तो पांडु व्याधि हो सकती है, कामला व्याधि हो सकती है। श्वास में हमको पांडु व्याधि में निस्तेज और सफेद दिखने लगते हैं हमको नख, नख मतलब नाखून। कामला व्याधि में नख पीले पड़ जाते हैं। श्वासोश्वास में अगर हमको
सांस लेने में दिक्कत रही तब वो नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, और राजक्षमावधि में नख एकदम सपाट और खोलगट हो जाते हैं। नख परीक्षा अभी हम कर सकते हैं, अस्थाना अस्थितोन सदन दंथन नख दिशेषु, ठीक है, ये इससे हम परीक्षा कर सकते हैं हम विविध व्याधियों की। परीक्षा कैसे कर सकते हैं हम, तो उसका आकार देख के, स्वरूप देख के और वर्ण देख के विविध प्रकार की हम उस पर परीक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा नख शारीर खत्म होता है। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम दंत शारीर। तो दंत शारीर क्या है, तो व्याख्या क्या है इसकी, तो मुखस्य कंठ नश्चर चरणवादी साधनों अवयव, मतलब मुंह में जो कठिन साधन रहता है उस अवयव को दांत ऐसे बोलते हैं, दंत ऐसे बोलते हैं। ये रुचि दर्शन रहते हैं, मतलब सुंदर रहते हैं, रुचक रहते हैं ये, और दाने दाने जैसा इनका आकार रहता है, और रोचक अस्थि भी इसको हम बोल सकते हैं, ये एक प्रकार की अस्थि होती है। दंत का स्वरूप देख ले हम, तो अस्थि धातु का उपधातु है ये, संख्या इसकी 32 है, 8 सकृच मतलब एक ही बार आने वाले, और 20 द्विज मतलब 2 बार आने वाले हैं। उसके बाद वात प्रकृति में जो दंत का स्वरूप रहता है वो छोटे रहते हैं, ये अनियमित रहते हैं, खरखुर रहते हैं, और भुंगुर टाइप के देखने को मिलते हैं। पित्त में पीले हो जाते हैं ये, और अनियमित हो जाते हैं, अनियमित मतलब इरेगुलर शेप में। कफ दोष में कफ श्वेत रहते हैं, स्थूल रहते हैं, नियमित रहते हैं, और श्लक्षण रहते हैं, मतलब कफ दोष में अच्छे देखने को मिल सकते हैं आपको। दांत के अगर विकृत स्वरूप हो गया तो सामुग्ध एक डिसीज है, उसमें क्या हो जाता है, दंत का क्षय हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और दांत गल जाते हैं। सवृत में दांत अभी अपवित्र हो जाते हैं और कीट उसमें आ जाता है, कीट मतलब कीड़े उसमें बैठ जाते हैं। विवृत में ओठ के पूर्णपणे झागले नसतात, मतलब विवृत मतलब दांत बाहर आ जाना। और दंत की परीक्षा अदस्ति अतिदंताश, ये किसका श्लोक है, तो ये हमारा अस्थि का क्षय का श्लोक है, सॉरी वृद्धि का श्लोक है। और अस्थाना अस्थिदोन सदन दंत नकदेशु, ये अस्थि का क्या है, क्षय है, ठीक है। अस्थि क्षय वृद्धि आपको लिख के आ जानी है, इसलिए मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा था, क्षय और वृद्धि याद ही करनी है आपने, ठीक है, समझ में आया। जो कायम के दांत कभी कब आए हमको, दांत दांत की संख्या कितनी है, दांत को कृमि लगा हुआ है क्या, दांत अधिक है क्या, दंत को स्फुटन हुआ है क्या, और दंत का वर्ण कैसा है, इसके ऊपर से हम दंत की परीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम केश शारीर। तो केश शारीर उत्पत्ति छठे स्नायु सिरालोम बल वर्ण खत्वा छाम, मतलब छठे महीने में केश की उत्पत्ति होती है। शुक्र धातु चेहरा खाओ एक केश उत्पन्न होता है, ठीक है, शुक्र धातु के साथ केश उत्पन्न होता है। केश अस्थि धातु का मल है चरक के अनुसार, और केश मज्जा धातु का उपधातु है शरंगधर के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, केश का प्राकृत स्वरूप, केश गुते हुए नहीं रहना चाहिए, मऊ रहना चाहिए, अल्प नहीं रहना चाहिए, मतलब कम नहीं रहना चाहिए, चमकदार रहना चाहिए, मूले से जो मूल रहता है उनका, वो उनका मजबूत होना चाहिए, और वर्ण उनका काला होना चाहिए, ठीक है। रस सारता में केश का बहुत ज्यादा वर्णन किया हुआ है। केश का परीक्षण कैसा कर सकते हैं हम, तो अस्थिवा स्त्रोतस में परीक्षण किया जा सकता है। अस्थिक्षय झाल्यास केशावर परिणाम, मतलब अस्थि का क्षय हुआ तो केश पे भी हमको परिणाम गिरता है। इतना ही आपको केश दंत नख शारीर में पढ़ना था, ठीक है। इसके आगे का पॉइंट देख लेते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न रचना शारीर का। सो अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, पूरा पॉइंट वाइज, और आपको थोड़ा बहुत इलेबोरेट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। देखो क्वेश्चन आपको भी पता हो गया, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, तो वहां पर कैसा है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको ब्रॉडर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो, वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एकदम स्पेसिफिसिटी नहीं पूछी जाती, रचना शारीर का मॉडर्न हो या फिर क्रिया शारीर का मॉडर्न हो, ठीक है। सो बिना किसी देरी के इम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है इसके, और यहाँ पर पूरा मॉडर्न पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। सो आप टाइम स्टेप पे भी वो क्लिक करके देख सकते हो जो पॉइंट आपको देखना है। तो इंपॉर्टेंट टर्म इम्ब्रियो फॉर्म प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू 2 मंथ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इम्ब्रियो किसको बोलते हैं समझ में आ गया। फीटस किसको बोलते हैं, फॉर्म 3rd मंथ टू पार्चुरेशन। गोनाड्स किसको बोलते हैं, तो सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं। मेल में स्पर्म रहता है और फीमेल में ओवा रहता है। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये तो आपको सब पता ही होगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ मैं। जाइकॉड किसको बोलते हैं, तो जाइकॉड वो होता है, एक मिनट ये करने दो। जाइकॉड फ्यूज्ड ओवम विथ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। और oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ये क्या हो रहा है, अंडरलाइन कहाँ पर है, अंडरलाइन नहीं, हाँ हाईलाइट। चलो उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। गैमेटोजेनेसिस
फॉर्मेशन ऑफ बोथ गैमेट्स। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। ओके, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं हम कैसा होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया रहते हैं टेस्टिस में। स्पर्मेटोगोनिया का माइटोटिक डिवीजन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज के, ठीक है। उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया बनता 2n होता माइटोटिक डिवीजन से। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं इसमें, 2n बनते हैं ये भी। उसके बाद 2n बनने के बाद ये क्या होते हैं, तो मियोटिक डिवीजन होता प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और मियोटिक डिवीजन 1 होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते जो कि n नंबर के रहते, मतलब n क्रोमोजोम रहते, आधे क्रोमोजोम यहाँ पर हो जाते हैं। फिर इसका और अर्ली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीजन होता, मियोटिक डिवीजन 2, और इससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अर्ली स्पर्मेटिड बनता है n नंबर का, ठीक है। और इससे जाके अगले और ये मैच्योर्ड होके क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा रहता, तो ये आपको पता हुआ है, पता है कि उसमें हेड रहती है, नेक रहती है, मिडल पीस रहता है और टेल रहती है। तो हेड में एक्रोसोम रहता है जो कि गोल्गी apparatus एंड इसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक में क्या रहता है, तो कनेक्टिंग पीस रहता है ये हेड विथ अनदर पार्ट ऑफ स्पर्म। उसके बाद मिडल पीस प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म एंड इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है मिडल पीस में। उसके बाद टेल में 10 टाइम लॉन्गर देन मिडल पीस, 10 गुना ज्यादा बड़ा रहता है ये मिडल पीस से और हेल्प इन स्विम, ठीक है। उसके बाद ओवम की बात कर लेते हैं हम। तो ओवम कैसे फॉर्म होता है, तो सबसे पहले प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte रहता है। प्राइमरी oocyte क्या करता है, मैच्योर प्राइमरी oocyte में मैच्योर्ड होता है। उसके बाद ये मैच्योर्ड होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है मैच्योरिंग प्राइमरी oocyte की। फिर सेकेंडरी oocyte एक मैच्योर ओवम बनाती है और एक पोलर बॉडी बनाती है, वेराज फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों भी पोलर बॉडी बनाती है, ओके। और ये डीजेनरेट हो जाते हैं बाद में और मैच्योर ओवम बनता है इसका। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देख लेते हैं हम। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में कोरोना रेडिएटा रहता है जो सराउंड oocyte को सराउंड करता है और रेडियली अरेंज रहता है। उसके बाद जूना पेलिसुडा बनता है, जूना पेलिसुडा रहता है स्ट्रक्चर ओवम के स्ट्रक्चर में, जो कि आउटर कवरिंग करता है oocyte की एंड इसमें ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं। उसके बाद विटेलियस या फिर साइटोप्लाज्म रहता है जो न्यूट्रिएटिव योल ग्रैन्यूल के जैसे काम करता है बॉडी में, ओवम में। उसके बाद विटिलियन मेम्ब्रेन रहता है जो सेल मेम्ब्रेन के जैसे दिखता है। उसके बाद प्री विटिलियन स्पेस भी प्रेजेंट रहता है जो विटेलियन मेम्ब्रेन और जूना पेलुसिडा के बीच में प्रेजेंट रहता है, ओके। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्फुला ऑफ यूट्राइन ट्यूब। कहाँ पर होती है, एम्फुला में होती है यूट्राइन ट्यूब के, ओके। और इसकी थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी भी आपको फर्टिलाइजेशन के लिख देना है। उसके बाद फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड क्रोमोसोम रिस्टोर्ड हो जाते हैं, इससे डिटर्मिनाइजेशन ऑफ सेक्स टेक प्लेस होता है यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बिगेन टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन कैरी आउटसाइड द बॉडी एंड 8 cells पुट इनटू द यूट्रस सक्सेसफुली, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस 20 ऑफ सच ट्रायल्स। मतलब 20% ट्रायल इसमें सक्सेसफुल होते हैं, वेराज 80% इसमें जो ट्रायल्स रहते हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट बॉडी के आउटसाइड हमने फर्टिलाइजेशन करना है और 8 सेल स्टेज को यूट्रस में लगा देना है। उसके बाद क्लीवेज की बात कर लेते हैं। तो ये 2 स्टेज क्लीवेज कैसे होता है, तो सबसे पहले 2 सेल स्टेज का एम्ब्रियो बनता है, उससे डिवीजन होता है, फिर सब डिवीजन वो एम्ब्रियो बनता है उससे, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसका क्लीवेज बनता है, फिर उसके बाद उसका मोरूला बनता है। मोरूला में 2 चीजें डिवाइड होती है, एक इनर मास सेल और एक आउटर मास सेल। जो इनर मास सेल रहता है वो एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है और जो आउटर मास सेल रहता है वो ट्रोपोब्लास्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे आउटर लेयर रहता है और इनर मास सेल मेम्ब्रेन रहता है, ओके। उसके बाद में कैविटी भी रहती है, वो कैविटी को क्या बोलते हैं हम, दोनों के बीच में इनर मास सेल में और आउटर मास सेल में कैविटी रहती है, वो कैविटी को क्या बोला जाता है, तो कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस बोला जाता है। उसके बाद जर्म लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटोडर्म इक्टोडर्म, सम इनर मास सेल डिफरेंशिएटेड इनटू फ्लैटन सेल दैट लाइन इट्स फ्री सरफेस फॉर जर्म लेयर। मतलब इंटोडर्म क्या करता है, इनर मास सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और फ्लैटन सेल बनते हैं और उसके फ्री स्पेस से फर्स्ट जर्म लेयर बनता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं, इनर मास सेल डिफरेंशिएट होके। और इक्टोडर्म सम इनर मास सेल बिकम कॉलमनार, जो कॉलमनार सेल बनते हैं इनर मास सेल के, तो वो सेकंड जर्म कहलाते हैं, जर्म लेयर कहलाते हैं, जिसको हम इक्टोडर्म बोलते हैं। पहले 2 जर्म लेयर तैयार होते हैं, बाद में मेसोडर्म तैयार होता है। प्राइमरी मेसोडर्म क्या है, अब ये मेसोडर्म की बात आ गई। इट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिसोल लाइज बिटवीन ट्रोपोब्लास्ट एंड इंडोडर्मल सेल लाइनिंग ऑफ योल्क सैक, ठीक है। उसके बाद इसमें भी पैराइटल सोमैटोप्लेरिक मेसोडर्म रहता है और विसरल
प्लूरिक मिसोडम देखने को मिलता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इक्टोडम, मतलब इक्टोडम से क्या क्या बनता है, तो स्किन बनती है हमारे पास, लोअर एनल कैनल बनती है, लैबिया मेनोरा बनता है, लैबिया मेजोरा बनता है, आई लेयर बनते हैं, आउटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा देखने को बनता है। इसके बाद एक्सोक्राइन स्वेट ग्लैंड बनती है, इससे सिबेशियस बनती है, पैरोटाइड ग्लैंड बनती है, मैमिलरी ग्लैंड बनती है, मैमिलरी लैक्रिमल ग्लैंड इससे बन सकती है, और इंडोक्राइन में एडर्नल मेडुला यहाँ पर इक्टोडम से बनती है। और इक्टोडम की बात कर ले हम तो लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम पार्ट ऑफ माउथ भी, पैलेट, टंग, टॉन्सिल, फेरेंस, लैरिंग्स और ऑल एपिथेलियम लाइनिंग किससे बनी हुई है, तो इंडोडम से बनी हुई है। और इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या कैसे इंडोडम से बनी हुई है ग्लैंड्स, तो थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और पैनक्रियाटिक ग्लैंड। एक्सोक्राइन से क्या क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी बनी हुई है इंडोडम से, तो लिवर, पैनक्रियास ग्लैंड इन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ मेसोडम के डेरिवेटिव्स कौन है, तो ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ऑल मसल, हार्ट, किडनी, यूटेरस, ओवेरी और यूटेराइन ट्यूब। ये जितना भी बताया हुआ है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं आपको कि ये हमारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं आपके। मंथ वाइज डेवलपमेंट देख ले हम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको 10 मार्क का एलक्यू बन सकता है या फिर एससीक्यू तो फिक्स आएगा यहाँ से। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, तो जाइकॉट बनता है, इम्प्लांटेशन होता है, एमोनेटिक सैक बनता है, एम्बिलिकल कॉर्ड बनती है और गियल सैक बिगन टू फॉर्म। उसके बाद सेकंड मंथ में हर्ट, न्यूरल ट्यूब, आर्म, लेग बिगन टू फॉर्म। ओके, 6th वीक में हार्ट क्या होता है, स्टार्ट बीटिंग, प्लासेंटा बिगिन टू फॉर्म, 6 ऑर्गन बिगिन टू बिकम विजिबल। ये 6th वीक में होता है, कितने वीक में, 6th वीक में, मतलब सेकंड मंथ में। उसके बाद थर्ड मंथ में क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड ऑल मेजर ऑर्गन्स। ठीक है, एम्ब्रियो कॉल्ड फीटस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कंप्लीटेड। एम्ब्रियो को हम फीटस बोलते हैं और फॉर्मेशन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ मंथ में क्या देखने को मिलता है हमको, तो जीआई ट्रैक्ट टू फॉर्म, हेयर एंड टीथ बिगिन टू फॉर्म, पॉसिबल टू डिटरमाइन जेंडर यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है पूरी तरीके से। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, तो फाइन हेयर आते हैं, स्टार्ट डेवलप विच कवर बॉडी, आईलैशेस आते हैं, आईब्रो आते हैं, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट डेवलप हो जाते हैं और 7 से 8 इंच का लॉन्ग हमारा फीटस देखने को मिलता है। उसके बाद 6 मंथ में क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है, लंग फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। फीटस लाइक अ पर्सन, फीटस पर्सन के जैसे दिखने लगता है और 9 से 10 इंच का बन जाता है। 7th मंथ में बोन फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, एवरी पार्ट इंक्रीज एंड परफेक्ट फीटस एक्सपेल कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब 7वें मंथ में भी एक्सपेल हुआ फीटस तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा बोलना है। 8th मंथ में फीटस फुल्ली डेवलप, प्रिपेयर फॉर बर्थ टू लिव आउटसाइड। ठीक है, और 9th मंथ में क्या होता है, फीटस रेडी फॉर पार्चुरेशन। इतना ही है एम्ब्रियोलॉजी में। इसके बाद के हम बोन देख लेते हैं। बोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्टियोलॉजी। बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, लेकिन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ऑस्टियोलॉजी। तो स्केलेटन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन का इंपॉर्टेंस क्या है, सपोर्ट बॉडी, कंस्टिट्यूएंट फ्रेमवर्क, गिव शेप, हेल्प इन मूवमेंट, फॉर्म सेंट्रल एक्सेस, स्टोर Ca2+, फॉर्म बॉडी ब्लड एलिमेंट। ओके, ये है स्केलेटल का इंपॉर्टेंस, मतलब हमारे बोन्स का इंपॉर्टेंस। उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स, तो नंबर ऑफ बोन्स अपर लिम्ब में 64 है, स्टर्नम 1, रिब्स 24, लोअर लिम्ब 62, वर्टेब्रा 33 और स्कल 22। अकॉर्डिंग टू पोजीशन अगर हम डिवाइड करें बोन्स को, तो एक्सियल स्केलेटल होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल हमको देखने को मिलते हैं। ओके, सो एक्सियल स्केलेटल क्या करते हैं, तो बोन फॉर्मिंग एक्सियल ऑफ बॉडी, रिब, स्कल इसका एग्जांपल है। और अपेंडिकुलर बोन्स फॉर्मिंग स्केलेटल ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस जो फॉर्म करते हैं उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटल बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई करे बोन को, तो 3 टाइप की करते हैं, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी और डायप्लिक। ठीक है, सो जो कॉम्पैक्ट बोन रहते हैं वो आउटर कॉर्टिकल पार्ट से बने हुए रहते हैं, हार्ड रहते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। स्पॉन्जी बोन कैसे रहते हैं, लेस हार्ड, स्पॉन्जी इन अपीयरेंस। और डिप्लोइक बोन कैसे रहते हैं, तो इनर एंड आउटर लेयर कंपैक्ट, रिच इन बोन मैरो। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें हमने, तो मेम्ब्रेनस जो रहते हैं वो स्कल बोन रहते हैं और कार्टिलेजिनियस जो रहते हैं वो लॉन्ग बोन रहते हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहली बोन स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के, क्लैविकल। ओके, जितना बताया हुआ है उतना ही आपने लिख लिया तो मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा। ठीक है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमको ऐसे पूछते हैं क्लैविकल के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं पूछते कि क्लैविकल का मसल अटैचमेंट ही बताओ, यही बताओ, वही बताओ। तो आपने, मैंने जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपने वो लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, गुड। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकुलेशन से। तो आर्टिकुलेशन क्लैविकल की सबसे पहले पिकुलरिटी देख लेते हैं कि क्या स्पेसिफिक है ये। तो लॉन्ग बोन है ये, प्लेस एट द रूट ऑफ नेक, ओनली बोन है जो हॉरिजेंटल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ओके, आर्टिकुलेशन की बात कर ले हमने,
तो आर्टिकुलेशन, एक मिनट, हाँ अंडरलाइन। चलो आर्टिकुलेशन की बात कर लिया हमने। तो मैनिब्रियम ऑफ स्टर्नम से आर्टिकुलेट होती है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से होती है आर्टिकुलेट, और स्कैपुला से आर्टिकुलेट होती है। साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लिया हमने। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम, तो क्वाड्रेंगुलर एंड मीडियल 2/3 कॉन्वेक्स रहता है इसका, लैटरल 1/3 रहती है, और कोनाई ट्यूबरकल इंफीरियर यहाँ पर देखने को मिलता है। पिकुलैरिटीज की बात कर लिए, प्लेस हॉरिजॉन्टली, फर्स्ट बोन ओसिफाई, सबसे पहली बोन ओसिफाई होती है, मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन देखने को मिलता है। नो मिड्यूलरी कैविटी, मिड्यूलरी कैविटी नहीं रहती है, बोन प्राइज्ड बाय नर्व, ठीक है, नर्व भी इसमें देखने को मिलते हैं। एंड्स की बात कर ले तो लैटरल और मीडियल एंड रहते हैं। लैटरल एंड फ्लैट रहता है, आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला से आर्टिकुलेट करता ही है एक्रोमियन प्रोसेस से, ठीक है, जिसको हम एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट भी बोलते हैं। मीडियल एंड कॉन्ट्रैंगुलर रहता है इसको, और आर्टिकुलेट विद स्टर्नम एंड कार्टिलेज से आर्टिकुलेट करता है ये। शाफ्ट की बात कर ले तो लैटरल 1/3 पार्ट रहता, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर रहती लैटरल 1/3 पार्ट में, और मीडियल में कॉन्वेक्स फॉरवर्ड एंड राउंडेड 2/3 पार्ट देखने को मिलता है। अटैचमेंट की बात कर ले तो मसल ओरिजिन का कौन से मसल ओरिजिनेट करते हैं इससे, तो पेक्टोरियलिस मेजर, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टेटॉइड, स्टर्नोहायोइड, डेल्टॉइड, और मसल इंसर्शन की बात कर ले हम तो सब क्लैविकस ट्रेपेजियस, इतना ही लिख लिया आपने तो मोर देन इनफ है। क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लिया इसका, तो फ्रैक्चर और फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर, क्लिनिकल इसका एक्सपेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बोन देख लेते हैं हम हमारी, तो वो कौन सी बोन है हमारे पास, तो वो बोन है हमारे पास स्कैपुला। तो स्कैपुला बोन कैसी है, तो ये सबसे पहली चीज़ फ्लैट है, फ्लैट होने के साथ साथ लोकेटेड लैटरल एंगल ऑफ बैक, बैक के ऊपर कहाँ पर लोकेटेड है, एंगल ऑफ बैक, लैटरल एंगल ऑफ बैक पे लोकेटेड है। आर्टिकुलेशन किसके किसके साथ होता है, तो क्लैविकल और ह्यूमेरस के साथ इसका आर्टिकुलेशन होता है। साइड डिटर्मिनेशन की बात कर ले तो हम ग्लेनॉइड कैविटी लैटरल प्रेजेंट रहती है, स्पाइन ऑन डॉर्सल सरफेस पर रहती है इसकी, थिकेस्ट बॉर्डर रन फॉर्म ग्लेनॉइड कैविटी। उसके बाद सरफेस, दो सरफेस रहते हैं इसमें, कोस्टल सरफेस कॉन्केव फॉर्म डाउनवर्ड मीडियली फॉरवर्ड, ऑल्सो नोन एज सब स्कैपुलरिस फोसा। कोस्टल सरफेस को सब स्कैपुलरिस फोसा भी बोलते हैं, डॉर्सल सरफेस को स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी बोलते हैं। अपर सरफेस इसका सुप्रा स्पाइनेटस फोसा रहता है, और लोअर सरफेस इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा देखने को मिलता है। बॉर्डर इसमें 3 रहते हैं, सुपेरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर। ओके, सुपेरियर बॉर्डर पे सुप्रा स्कैपुलर नॉच देखने को मिलती है, जो कि रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस के बाजू में देखने को मिलती है। मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम सुपेरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल और थिन रहता है ये, अल्सो नोन एज वर्टेब्रल बॉर्डर। ओके, उसके बाद लैटरल बॉर्डर की बात कर लेते हैं हम, तो लैटरल एंगल टू इंफीरियर एंगल एक्सिलरी बॉर्डर। एंगल कितने हैं इसमें, तो 3 एंगल देखने को मिलते हैं, सुपेरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लैटरल एंगल। जो सुपेरियर एंगल है वो मीडियल साइड पे रहता है, इंफीरियर एंगल भी कौन से साइड पे रहता है, यहाँ पर मीडियल साइड पे रहता है। उसके बाद लैटरल एंगल ऑल्सो कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है, सुप्रा ग्लेनॉइड और इंफ्रा ग्लेनॉइड कैविटी लैटरल एंगल में देखने को मिलती है। जो सुप्रा ग्लेनॉइड कैविटी रहती है वो अबो ग्लेनॉइड कैविटी की रहती है, और इंफ्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल बिलो ग्लेनॉइड कैविटी के देखने को मिलता है। प्रोसेस कितने इसमें, तो 3 प्रोसेस है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो भी क्रिस्ट ऑफ स्पाइन पे प्रेजेंट रहती है, और अक्रोमियन लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल पे प्रेजेंट रहती है, और कोराकॉइड प्रोसेस भी देखने को मिलती है हमको स्कैपुला में। अटैचमेंट देख लिया हमने, तो ओरिजिन किसकी किसकी होती है, बाइसेप ब्रैकेली, कोरेकोबैकेलिस, ट्राइसेप, ओमोहायोइड, सब स्कैपुलारिस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, लैटस डॉर्सी, डेल्टॉइड और मसल इंसर्शन की बात कर लिए तो ट्रेपेजियस, सेरेटस इंटीरियर, सेरेटस लेविटर, राइम्बोडस मेनर, राइम्बोडस मेजर का यहाँ पर मसल का इंसर्शन होता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट देख ले तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला, स्कैफॉइड, स्कैपुला, स्प्रिंगल्स, शोल्डर, वर्टेब्रल लेवल, एस्क्यूलेशन ऑफ ट्रायंगल, ये क्लिनिकल एस्पेक्ट हमको इसको देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपको 10 मार्क के लिए हमारे पास ये आ जाए ह्यूमरस बोन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका आर्टिकुलेशन देख लेते हैं हम, किस में फिट होती है, तो स्कैपुला, रेडियस और अल्ना में ये फिट होती है। साइड डिटर्मिनेशन, ओलेकुलर फ्रेसा पोस्टेरियरली प्रेजेंट रहता, अपर एंड राउंडेड रहता है इसका, लोअर एंड यहाँ पर हमको एक्सपांडेड साइड ऑफ टू साइड देखने को मिलता है, हेड मीडियल रहता और बैकवर्ड रहता। पार्ट कितने इसमें, 3 पार्ट है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। जो भी लॉन्ग बोन रहते हैं उनमें 3 ही पार्ट रहते हैं, एक अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपर एंड की, तो हेड इसका देख लिया जाए हमने, तो राउंडेड एंड फॉर्म 1/3 ऑफ स्पेयर, डायरेक्टली मीडियल, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। डायरेक्टली मीडियल रहता है, बैकवर्ड रहता है और अपवर्ड रहता है। उसके साथ साथ स्मूथ रहता है, कॉन्वेक्स रहता है और आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखने को मिलता है। नेक की बात कर लेते हैं हम, तो नेक में एनाटॉमिकल नेक देखने को मिलती है, जो कि जंक्शन ऑफ हेड विद रेस्ट ऑफ अपर हेड, जंक्शन ऑफ हेड के साथ पे देखने को मिलती है ये अपर हेड के। सर्जिकल नेक, जंक्शन ऑफ अपर एंड विद शाफ्ट, जंक्शन रहता है ये किसके साथ, शाफ्ट के साथ अपर एंड के। ओके, ग्रेटर ट्यूबरकल देखने को मिलती है हमको नेक में, जो कि एलिवेशन रहता लैटरल एस्पेक्ट ऑफ अपेरियर एंड के, और 3 इंप्रेशन देखने को मिलते हैं, अपर, मिडल और लोअर। उसके बाद
लेसर ट्यूबरकल की बात कर लेते हैं हम, तो एलिवेशन प्रेजेंट ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड, स्मूथ एंड रफ लोअर पार्ट देखने को मिलता है। उसके बाद इंटर ट्यूबुलर सर्कस की बात कर लेते हैं हम, तो इंटर ट्यूबुलर सर्कस भी प्रेजेंट रहता है नेक में, तो ये लाइज बिटवीन ट्यू ट्यूबरकल एंड पासेस डाउन टू द शाफ्ट, नीचे जाता है ये शाफ्ट के। ओके, कहाँ पर रहता है? ट्यू ट्यूबरकल के पास रहता है, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में से ये पास होता है। उसके बाद शाफ्ट की बात कर लेते हैं, तो बॉर्डर रहते हैं इसमें तीन, एंटीरियर, मीडियल और लैटरल। एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म लैटरल लीफ ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस, मीडियल बॉर्डर मीडियल लीफ ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस बनाता है। लैटरल बॉर्डर क्या रहती है? तो फॉर्म लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड रन्स अपवर्ड ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। सरफेस की बात कर ले हम, तो तीन सरफेस रहते हैं, एंटीरियो लैटरल सरफेस, एंटीरियो मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियो लैटरल सरफेस कैसा रहता है? तो लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड लैटरल बॉर्डर, वी शेप्ड रफ एरिया कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी देखने को मिलती है। बिहाइंड डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी शैलो ग्रूव देखने को मिलती है, जिसको हम रेडियल ग्रूव ऐसे बोलते हैं। इंट्रोमीडियल सरफेस अपर 1/3 पार्ट नैरो एंड फॉर्म इंटरट्यूबुलर सर्कस। ओके, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं हम, तो लाइज बिटवीन मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर और अपर पार्ट को हम ऑब्लिक रीच बोलते हैं, 1/3 ऑफ दिस सरफेस क्रॉस बाय रेडियल ग्रूव। उसके बाद लोअर एंड की बात कर लेते हैं, तो इरेगुलर रहता है शेप में, रेफर्ड एज, इसको हम कोंडाइल भी बोलते हैं। आर्टिकुलर पार्ट रहते हैं इसमें और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं हमको इसमें। जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट है वो कैपिटुलम है और ट्रोक्लिया है। तो कैपिटुलम किसके साथ राउंडेड, किसके साथ आर्टिकुलेशन करता है? तो राउंडेड रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस, याद रखना है। उसके बाद ट्रोक्लिया की बात कर लेते हैं, तो शेप लाइक पुली, आर्टिकुलेट विथ ट्रोक्लिया, नॉच ऑफ अल्ना। ठीक है, नॉच ऑफ अल्ना से ये क्या होता? आर्टिकुलेट होता है। उसके बाद नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, कोरोनाइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलेक्रोनॉन फेसा। ठीक है, उसके बाद अटैचमेंट की बात कर लेते हैं हम, तो मसल ओरिजिन, कौन से मसल की ओरिजिन होती है? तो ब्रैकेलिस, प्रोनेटर टेरिस, ब्रैकियो रेडियलिस, एक्सटर्नल कार्पी, कॉमन फ्लेक्सार, कॉमन एक्सटेंसार और एनोशियस की मसल ओरिजिन यहाँ से होती है। मसल इंसर्शन किसका किसका होता है? तो सुपरा स्पाइनटस, इंफ्रा स्पाइनटस, टेरिस मेजर, सुप्रा सब स्कैपुलारिस, पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसमस डॉर्सी, टेरिस मेजर, कोरैको ब्रैकेलिस। ओके, क्लिनिकल एक्सपेक्ट की बात कर ले तो नर्व डैमेज हो सकती है इसकी, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस नेक के पास हो सकता है, नॉन यूनियन और डिसलोकेशन भी हमारे को देखने को मिल सकता है ह्यूमरस का। उसके बाद रेडियस की बात कर लेते हैं हम, तो रेडियस का आर्टिकुलेशन किसके साथ होता है? तो ह्यूमरस के साथ, अल्ना के साथ, स्कैपॉइड के साथ और ल्यूनेट के साथ। ठीक है, ह्यूमरस के साथ ऊपर अपर साइड पे होता है, अल्ना का लैटरल साइड पे होता है, स्कैफोइड का लोअर साइड पे होता है, लूनेट का भी लोअर साइड पे देखने को मिलता है। साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं, तो शार्प इंटरसेरियस बॉर्डर मीडियली देखने को मिलती है, लिस्टर ट्यूबरकल पोस्टीरियर रहता है, रेडियल ट्यूबरसिटी एंटेरियो मीडियल रहती है, शाफ्ट कॉन्वेक्स रहता है, लैटरली प्रेजेंट रहता है, अपर एंड डिस्क शेप्ड रहता है इसका और लोअर एंड एक्सपांडेड देखने को मिलता है। उसके बाद पार्ट कितने हैं इसमें भी? तो एज आई सेड टू यू कि लॉन्ग बोन में 3 पार्ट रहते हैं, एक अपर एंड रहता है, एक शाफ्ट रहता है और एक लोअर एंड देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हम अपर एंड की, तो हेड जो रहता है वो आर्टिकुलेट करता कैपिटुलम के साथ, ह्यूमरस ऑफ कैपिटुलम के साथ एंड मीडियली विद नॉच ऑफ अल्ना, और नॉच के साथ भी क्या करता है? ये आर्टिकुलेट करता है किसके? अल्ना के सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। नेक कैसी रहती है इसकी? तो स्मूथ रहती है विद अ फ्यू वस्कुलर फॉर्मिना, नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट, रेडियल ट्यूबरोसिटी, मीडियल पार्ट ऑफ नेक, एलिवेशन कॉल्ड रेडियल ट्यूबरोसिटी। उसके बाद शाफ्ट की बात कर लेते हैं, तो शाफ्ट में 3 बॉर्डर रहते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, मीडियल को हम इंटीरियर शियर्स बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम एंटीरियर बॉर्डर, ऑब्लिक पार्ट एंटीरियर ऑब्लिक बनाती है ये, पोस्टीरियर मिरर इमेज फॉर्म करती है एंटीरियर बॉर्डर के अपर ऑब्लिक पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन बनाती है। मीडियल बॉर्डर क्या करती है? तो रेडियल ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच पे प्रेजेंट रहती है। 3 सरफेस कौन से हैं? तो एंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर भी बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर रहती है उसमें प्रोमिनेंट रिज देखने को मिलती है, स्मूथ रहती है और लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड इंटरसीरियस बॉर्डर के ऊपर लाई करती है। पोस्टीरियर बॉर्डर लाइज बिटवीन इंटरसीरियस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, लैटरल बॉर्डर लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद लोअर एंड वाइडेस्ट पार्ट रहता है, ये 5 सरफेस देखने को मिलते हैं हमको इसमें। एंटीरियर को रेडियल आर्टरी पाल्पिटेबल रहती है यहाँ पर एंटीरियर एंड पे, पोस्टीरियर एंड पे 4 ग्रूव, एक्सटर्नल टेंडन, डॉर्सल
ट्यूबरकल देखने को मिलते हैं, मीडियल सरफेस पे अल्नार नॉच देखने को मिलती, और लैटरल सरफेस पे प्रोलोंगेट डाउनवर्ड फ्रॉम स्टाइलॉइड प्रोसेस देखने को मिलती है लैटरल सरफेस पे। इंफीरियर सरफेस पे क्या होता है हमारा, तो सब डिवाइडेड इनटू मीडियल क्वाड्रेंगुलर। ओके, इसका अटैचमेंट देख लिया हमने मस्कुलर ओरिजिन का, तो फ्लेक्सर डिजोटेरियम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पॉलिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटर्नल पॉलिसिस ब्रेविस देखने को मिलता है। अटैचमेंट देख लिया हमने मस्कुलर इंसर्शन की, सॉरी मस्कुलर इंसर्शन देख लिया, तो बाइसेप ब्रैकाई, सुपर स्पाइनेटर, प्रोनेटर टेरिस, ब्रैको रेडियलिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पेज इतने भर जाएगा, आपको सिर्फ बोन्स के पेज भरना है, 4 पेज भरना है कैसे तो भी, और उसके रिलेटेड ही लिखना है बोन के, और ये फॉर्मेट में लिखना चाहिए आपने, मैं ये बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या रहना चाहिए, क्लिनिक आर्टिकुलेशन, फिर साइड डिटर्मिनेशन, फिर पार्ट्स, फिर अपर एंड के, फिर पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देना है आपने, और फिर उसके बाद क्या करना है आपने शाफ्ट ये पार्ट अटैचमेंट और अटैचमेंट बता दिया, मसल ओरिजिन बताना है, मसल इंसर्शन बताना है, और उसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट बताना है, और नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी बता दिया, तो हाँ पूछो मत, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको बताना है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के इसका हम क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं रेडियस का। तो फ्रैक्चर ऑफ रेडियस बहुत कॉमन है, कोलस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर देखने को मिलता है, कॉन्जेनिटल अब्सेंस ऑफ रेडियस भी देखने को मिलता है, रेडियो अल्नार सिनोस्टेसिस भी देखने को मिल सकता है हमको। अल्ला की बात कर लेते हैं हम, तो आर्टिकुलेशन की बात कर लेते हैं। आर्टिकुलेट किसके साथ होती है, ह्यूमरस और रेडियस के साथ आर्टिकुलेशन देखने को मिलता है अल्ला का। साइड डिटर्मिनेशन, ट्रोक्लियर नॉच पोस्टेरियरली प्रेजेंट रहती, शार्प इंट्रोसियस बॉर्डर लैटरली देखने को मिलती, स्टेलॉइड प्रोसेस पोस्टीरियो मीडियली देखने को मिलती। पार्ट कौन से हैं इसके, तो अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, हमको ये 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एज आई सेड टू यू, लॉन्ग बोन है तो ये 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। अपर एंड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो होलिक्रोनन प्रोसेस, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस देखने को मिलता है हमको। ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस भी अपर एंड में देखने को मिलती है हमको। फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ शाफ्ट पे देखने को मिलती है। सुपीरियर सरफेस लोअर पार्ट ऑफ ट्रोकिलियर नॉच पे देखने को मिलता है। एंटीरियर सरफेस ट्रायंगुलर रहता है, रफ रहता है, और अल्नार ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है। उसके बाद लैटरल सरफेस पे क्या देखने को मिलता है, तो अपर पार्ट रेडियल नॉच और आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस। तो लैटरल सरफेस पे अपर पार्ट का रेडियल की नॉच आर्टिकुलेट करती है, और सुप्रा स्पाइनेटर क्रेस्ट पे डिप्रेस्ड एरिया भी देखने को मिलता है हमको यहाँ पर। उसके बाद ट्रोक्लियर नॉच आर्टिकुलेट विथ ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस फॉर्म एल्बो जॉइंट। ट्रोक्लियर नॉच क्या करती है अपर एंड में, तो आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के साथ और एल्बो जॉइंट बनाती है। रेडियल नॉच क्या करती है, आर्टिकुलेट हेड ऑफ रेडियस टू फॉर्म सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, रेडियल नॉच ये काम करती है। शाफ्ट देख लिया हमने, तो 3 बॉर्डर है इसके और 3 सरफेसेस है। बॉर्डर कौन से है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल। सरफेस कौन से है, एंटीरियर पोस्टीरियर और मीडियल। तो लोअर एंड की बात कर लेते हैं हम, तो लोअर एंड में हेड रहता है इसका, राउंड रहता है और आर्टिकुलेट विथ अल्नार नॉच ऑफ रेडियस। इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट भी बोल सकते हैं। स्टेलॉइड प्रोसेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है लोअर एंड पे अल्ना के। स्मॉल डाउनवर्ड प्रोसेस जंक्शन दैट लाइज ऑन पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना। ये डाउनवर्ड रहता और जंक्शन रहता पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस में। ओके, अटैचमेंट मसल ओरिजिन कौन सी है, तो सबसे पहले फ्लेक्सर डिजिटोरियम, सुपेनाइटर, फ्लेक्सर पॉलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, एक्सटर्नल कार्पाई अल्नारिस। ओके, उसके बाद मसल इंसर्शन की बात कर ले, तो ब्रैकेलिस, ट्राइसेप, अनोशियस ये देखने को मिलती है। क्लिनिकल एस्पेक्ट इसके, तो फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, फ्रैक्चर ऑफ ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो और मेड लंग्स डिफॉर्मेलिटी भी हमको अल्ना में देखने को मिलती है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन जो कि है हमारे पास फीमर। इंट्रो देख लेते हैं हम, तो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन प्लेस ऑन थाई। लॉन्गेस्ट है ये, लार्जेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है जो कि थाई में प्लेस्ड की जाती है। आर्टिकुलेशन किसके साथ होता है इसका, तो हिप बोन के साथ, टिबिया के साथ और पटेला के साथ। ओके, साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं, तो हेड मीडियली फॉरवर्ड रहता है इसका और अपवर्ड रहता। शाफ्ट कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रहता। लोअर एंड 2 लार्ज कॉन्डाइल्स देखने को मिलते हैं। लाइन ऑफ एस्पेरिया पोस्टेरियर देखने को मिलती। अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड देखने को मिलता है इसमें। अपर एंड की बात कर लिए, तो हेड रहता है इसमें राउंडेड, मीडियली अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, आर्टिकुलेट विथ हिप जॉइंट और बियर पीट नियर फोविया। ओके, नेक कैसी रहती, तो नेक शाफ्ट एंगल इज 125 डिग्री। ये आपको एमसीक्यूज है, और लाइन ऑफ एस्पेरिया भी एमसीक्यूज है। लाइन ऑफ एस्पेरा कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो लाइन ऑफ एस्पेरा हमारा कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, फीमर में। ओके, उसके बाद नेक हैज 2 बॉर्डर, अपर बॉर्डर जो कि कॉन्केव और हॉरिजॉन्टल रहती, लोअर बॉर्डर स्ट्रेट एंड ऑब्लिक रहती। 2 सरफेसेस देखने को मिलती है अपर एंड में,
एक एंटीरियर जो कि फ्लैट रहता और पोस्टीरियर जो कि कॉन्वेक्स रहता। उसके बाद ग्रेटर ट्रोक्लेंडर देखने को मिलता है हमको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज रहता है, क्वाड्रेंगुलर रहता, प्रोजेक्शन हैज अपेक्स एंड 3 सर्फेसेस, एंटीरियर मीडियल और लैटरल सरफेस। तो सरफेस ट्रोक्लिवेंटर फोसा कंटेन करता मीडियल सरफेस इसका, उसके साथ साथ जो लैटरल सरफेस रहता वो क्रॉस रहता और ऑब्लिक रीच इस पे बनी हुई रहती और डायरेक्ट डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद लेसर ट्रोक्लेंडर कोनिकल प्रोजेक्शन अटैच टू द शाफ्ट डायरेक्ट मीडियली एंड बैकवर्ड। इंट्रल ट्रोक्लेंटिक लाइन की बात कर लेते हैं हम, डाउनवर्ड रहता है और बैकवर्ड रहता। इंट्रल ट्रोक्लेंटिक क्रेस्ट की बात कर लेते हैं तो स्मूथ रहता है, राउंडेड रहता है, रिच जंक्शन ऑफ नेक विद द शाफ्ट। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम शाफ्ट की, तो सिलेंड्रिकल इन शेप, कैसा रहता है शाफ्ट, सिलेंड्रिकल रहता है शेप में। और उसके बाद यार ये मेरा ये चल क्यों नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, हाँ, सिलेंड्रिकल इन शेप एंड डायरेक्टेड obliquely downward and medially forward convexity divided into medial upper lower each 1/3 of the shaft। ठीक है, शाफ्ट कैसा रहता तो आपको समझ में आ रहा होगा शाफ्ट कैसा रहता। चलना भाई यार, चल क्यों नहीं रहा है, चलो कोई। उसके बाद मीडियल 1/3 3 बॉर्डर रहते हैं इसमें, कहाँ पर, शाफ्ट में, मीडियल 1/3 में कौन से, तो सबसे पहली मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। 3 सरफेस देखने को मीडियल में कौन से देखने को मिलते हैं हमको, तो एंटीरियर, मीडियल और लैटरल। ओके, अपर की मिडल 1/3 की बात हो रही है। अपर 1/3 की बात की जाए तो 4 बॉर्डर देखने को मिलती है, मीडियल, लैटरल और स्पाइरल और लैटरल लीफ ऑफ ग्लूटल ट्यूबरोसिटी। 4 सरफेसेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल। ओके, लोअर 1/3 ऑफ शाफ्ट में क्या क्या देखने को मिलता है, तो 4 बॉर्डर और 4 सरफेसेस, कौन से, मीडियल सरफेस, मीडियल सुपेरियर कोंडलार सरफेस, लैटरल सरफेस और लैटरल सुप्राकोंडलार सरफेस हमको देखने को मिलता है। ओके, और 4 सरफेसेस कौन से हैं, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस और पोप्लेटियल सरफेस। लोअर एंड वाइड रहता है इसका और एक्सपांडेड रहता। लैटरल कोंडाइल देखने को मिलता है हमको, फ्लैट रहता है और स्ट्रॉन्गर रहता है। लैटरल कोंडाइल रहता है इसमें, पोप्लेटियल ग्रूव रहती है और मस्कुलर इंप्रेशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद मीडियल इपीकोंडाइल भी देखने को मीडियल कोंडाइल भी देखने को मिलता है, लाइस कॉन्वेक्स एंड मीडियली शो मीडियल इपीकोंडाइल और अबडक्टर ट्यूबरकल। इंटर कोंडलायर फोसा भी देखने को मिलता है जो कि लोअर और पोस्टीरियर पार्ट को अलग करता है 2 कोंडाइल के साथ। आर्टिकुलर सरफेस, पटेलर सरफेस एंटीरियर रहता है, टिबियल सरफेस पोस्टीरियर और इंफीरियर देखने को मिलता है। उसके बाद अटैचमेंट की बात कर ले हमने तो ओरिजिन कौन से मसल की होती है, तो वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस, आर्टिकुलरिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरालिस, गैस्ट्रोनेमेसिस, प्लांटारिस और पॉप्लेटियल, ये चीज़ों का ओरिजिन होती है। और इंसर्शन ग्लूटियस मैग्निमस, ग्लूटस मैक्सिमस, पेरीफॉर्मिस, ऑब्चुरेटर इंटरनस एक्सटर्नस, ऑब्चुरेटर इंटरनस एक्सटर्नस, सियोसिस मेजर, लियोसिस पेक्टिनियस, क्वाड्रेटस फीमरिस, एब्डक्टर ब्रेविस लॉन्गस, एब्डक्टर ब्रेविस मैक्सिनस, ये चीज़ों का यहाँ पर ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है। ओके, ब्लड सप्लाई को कौन सी आर्टरी करती है, तो ब्लड सप्लाई परफॉर्मेटिंग आर्टरी करती है और फीमोरल आर्टरी करती है। और नर्व सप्लाई कौन करती है, तो फीमोरल नर्व सप्लाई करती है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लिए तो कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन देखने को मिलता है, फीमर फ्रैक्चर देखने को मिलता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी क्लिनिकल एनाटॉमी होती है। उसके बाद टिबिया की बात कर लेते हैं हम, इसके बाद बात कर लेते हैं हम टिबिया बोन की। तो इंट्रो देख लेते हैं इसका। तो मैसिव बोन है, लाइज मीडियली इन लेग्स, होमोलॉगस विद रेडियस, आर्टिकुलेट विद फीमर टू फॉर्म नी जॉइंट, लॉन्ग बोन अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड इसमें प्रेजेंट रहता है। साइड डिटर्मिनेशन की बात कर ले हम तो शाइन ऑफ टिबिया एंटीरियरली, जो शाइन रहती है टिबिया की वो एंटीरियरली प्रेजेंट रहती है। मीडियल मेलोलियस मीडियली अपर एंड लार्ज देन लोअर एंड, ठीक है, लार्ज रहता है इसका लोअर एंड अपर एंड से। ओके, अपर एंड हैज 4 पार्ट, अपर एंड में कितने पार्ट है, 4 पार्ट। तो कौन से है वो, मीडियल कॉन्डाइल जो कि लार्ज रहता है, सुपेरियर सरफेस आर्टिकुलेट विथ फीमर, ओवल आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखने को मिलता है मीडियल कोंडाइल का। उसके बाद लैटरल कोंडाइल जो रहता है वो सुपेरियर सरफेस आर्टिकुलेट विथ फीमर, सरफेस इज सर्कुलर, ये सर्कुलर रहता है और आर्टिकुलेट करता है इसका सुपेरियर सरफेस किसके साथ, फीमर के साथ। ठीक है, सर्कुलर सरफेस देखने को मिलता है। फिबुलर फैसेट आर्टिकुलेट विथ फिबुला, जो फिबुलर फैसेट रहता है वो आर्टिकुलेट किसके साथ करता है, फिबुला के साथ। इंटर कोंडलायर एरिया रहता है इसमें जो कि सेंट्रल पार्ट रहता है, इंटर कोंडलायर इमिनेंस इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद टिबियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है, एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहती है अपर एंड के। ओके,
और मार्क बाय प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से मार्क रहती है। उसके बाद शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस देखने को मिलते हैं। 3 बॉर्डर कौन से एंटीरियर, मीडियल और लैटरल। सरफेस 3 कौन से मीडियल, लैटरल और पोस्टीरियर। लोअर एंड की बात कर ले हम तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन रहता है मीडियल मेलियस से, और मीडियल एंड हैज 5 सर्फेसेस। मीडियल एंड के 5 सर्फेसेस रहते हैं। इसमें कौन से एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल और इंफीरियर। उसके बाद अटैचमेंट की बात कर लेते हैं हम तो अटैचमेंट टिबिया इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, टिबियालिस इंटीरियर और पोस्टीरियर, सोलस, फ्लेक्सर फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस ये मसल ओरिजिन है, और सरटोरियम पॉप्लिटियल और सेमी मेम्ब्रेनस मसल ये इसका इंसर्शन देखने को मिलता है। उसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं हम तो यूज एज बोन क्राफ्टिंग, ठीक है, यूज एज बोन क्राफ्टिंग के लिए यूज की जाती है ये मसल। फ्रैक्चर हो सकता है इसमें, ऑस्टियोमोलाइटिस देखने को मिलता है, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ नी भी देखने को मिल सकता है ये बोन में। ओके, फिबुला की बात कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते तो सिलेंडर बोन रहती है प्लेस लैटरली बॉडी में लेग्स के, और होमोलॉगस रहती है अल्ना के अपर लिम आर्टिकुलेट विद टिबिया एंड फिबुला टैलस। अपर एंड जो रहता है वो टिबिया और टैलस से क्या रहता, सॉरी, आर्टिकुलेट विद टिबिया एंड टैलस। अपर एंड टिबिया से आर्टिकुलेट करता और लोअर एंड टैलस से आर्टिकुलेट करता। साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं हम तो अपर एंड इरेगुलर रहता और एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन। लोअर एंड फ्लैटन रहता फ्रॉम साइड टू साइड, फॉर्म लैटरल मेलेसिस। मीडियल साइड ऑफ मेलेसिस बियर अ ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट। ओके, उसके बाद अपर एंड की बात कर लेते हैं हम तो ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑफ फिबुला। पोस्टीरियर लैटरल पार्ट शो अपवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड स्टेलॉइड प्रोसेस, और अपेक्स ऑफ हेड दिस आर्टिकुलेट लैटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया टू फॉर्म सुपेरियर ट्यूब्लियो फेबुलर जॉइंट। ओके, उसके बाद शाफ्ट की बात कर लेते हैं हम तो 3 बॉर्डर रहते हैं और 3 सरफेसेस रहते हैं। 3 बॉर्डर कौन से एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। सरफेस 3 रहते हैं इसमें, मीडियल, लैटरल और पोस्टीरियर। ओके, सो जो लोअर एंड रहता है वो लैटरल मेलेसिस भी बोल सकते हैं इसको हम। इसमें 4 सरफेस देखने को मिलते हैं। एंटीरियर सरफेस जो कि रफ रहता है और राउंडेड रहता है, पोस्टीरियर सरफेस ग्रूव लाइक रहता, लैटरल सरफेस कॉन्वेक्स रहता है और सबक्यूटेनियस रहता है, मीडियल सरफेस ट्रायंगुलर रहता है और आर्टिकुलेट करता है टिबिया के साथ एंटीरियरली। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम अटैचमेंट की तो मसल ओरिजिन एक्सटर्नल डिजिटोरियम लॉन्गस, पेरिनोस टेरिस, एक्सटर्नस हॉलियस लॉन्गस, पेरिनस लॉन्गस एंड ब्रेविस, टिबियालिस पोस्टीरियर, सोलेलस फ्लेक्सर हेलुनियस लॉन्गस। ठीक है, मसल इंसर्शन तो बाइसेप्स फेमोरलिस। ओके, ब्लड सप्लाई पिलियोनरी आर्टरी और नर्व सप्लाई पिलियोनरी नर्व। क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं हम तो यूज्ड फॉर बोन क्राफ्टिंग, ये भी बोन क्राफ्टिंग के लिए यूज की जाती है। फिबुलर फ्रैक्चर कॉमन है, डिसलोकेशन ऑफ एंकल जॉइंट भी देखने को मिलता है, और रोल इन एंकल स्टेबिलिटी भी इसकी होती है। ओके, अब एक और चीज़ मैंने हिप बोन नहीं पढ़ाई क्योंकि जनरली बोल रहा हूँ, याद रखो जनरली हिप बोन आना बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि हिप बोन जनरली हमको कहाँ पर पूछी जाती है तो हिप बोन हमको जनरली पूछी जाती है हमारे वाइवाज में। ओके, सो हिप बोन मैंने नहीं पढ़ाई इसमें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अर्थोलॉजी का। अर्थोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलएक्यू फिक्स है यहाँ से, देखो एक ऑस्ट्रियोलॉजी में से एलएक्यू आएगा और एक अर्थोलॉजी में से एलएक्यू आएगा। ओके, ये 2 ही जगह एलएक्यू बन सकता है आपका, और बाकी के एलएक्यू आपका गर्भ शरीर में से एक एलएक्यू आएगा, मतलब 3 एलएक्यू हो गए आपके, और एक एलएक्यू की प्रोबेबिलिटी है तो वो रैंडम एलएक्यू कहीं से भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट से, नर्वस सिस्टम से और इंडोक्राइनोलॉजी से एक वो आ सकता है आपको एलएक्यू। ओके, सो बिना किसी देरी के अर्थोलॉजी की स्टार्ट करते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट बाय मूवमेंट और बाय नंबर ऑफ बोन्स और बाय इंटरवेन टिश्यूज। टिश्यूज की 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं जॉइंट्स को, एक मूवमेंट से, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। ओके, ये बेसिक है तो ये पूछा नहीं जाता जनरली, फिर भी देख लेते हैं हम। ओके, पूछ भी लिया तो आपको आना चाहिए। उसके बाद बाय टिश्यूज, फाइब्रस, कार्टिलियस और साइनोवियल। ओके, बाय नंबर ऑफ बोन, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। अब ये जो शोल्डर जॉइंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट में से एक है। देखो सारे जॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे करने ही है आपको। ओके, सो आयुर्वेद के हिसाब से बात कर ले हमने तो रचना के अनुसार ये उलूखल है और गति के अनुसार ये चेष्टावंत है शोल्डर जॉइंट। आर्टिकुलेटिंग सरफेस की बात कर ले हम शोल्डर जॉइंट की तो हेड ऑफ ह्यूमरस से आर्टिकुलेट होता है, ये ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से आर्टिकुलेट होता है। ये वीक जॉइंट है और क्रॉस ग्लेनॉइड कैविटी बनाता है। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट मेंटेन बाय, स्टेबिलिटी किससे मेंटेन होती है तो मसल अटैचिंग ह्यूमरस, ग्लेनॉइड लैब्रम, कोरोकोमेनियल आर्च और मस्कुलो टेंडनस ऑफ शोल्डर और ऑटोमोस्फेरिक प्रेशर से ये स्टेबल रहता है। कौन सा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। ओके, लिगामेंट की बात कर लेते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिगामेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी जॉइंट में के। सो कौन से है तो कैप्सुलर है जो कि लूज परमिट मूवमेंट, लूज रहता है और मूवमेंट को परमिट करता है। डिसलोकेशन कॉमन है इसमें।
फाइब्रस लेयर देखने को मिलती है सराउंड ग्लेनो न्यूमेरिकल ज्वाइंट। कोरोको ह्यूमरल लिगामेंट देखने को मिलता है फॉर्म रूट ऑफ कोरोकोइड प्रोसेस टू नेक ऑफ ह्यूमरस गिव स्ट्रेंथ टू कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल को क्या करता है, ये कैप्सुलर लिगामेंट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। उसके बाद ट्रांसफर ह्यूमरल, तो अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव को प्रेजेंट रहता है ह्यूमरस बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल। टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकेली पासेस डीप ऑफ द लिगामेंट। ओके, ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद ग्लेनॉइड लैब्रल, तो फाइब्रो कंटिन्यूस रिम कवर द मार्जिन ऑफ द ग्लेनॉइड कैविटी। रिलेशन देख लेते हैं हम, तो सुपेरियरली सुप्रा स्पाइनेटस डेल्टॉइड और कोरेकोमियल आर्च देखने को मिलती है। इन्फीरियरली हमको एक्सिलियर नर्व लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ह्यूमरल आर्टरी देखने को मिलती है। एंटीरियरली सब स्कैपुलरिस क्रोकोब्रैकेलिस और डेल्टॉइड देखने को मिलती है। और पोस्टीरियरली इंफ्रास्पाइनेटस टेरिस मैनर और डेल्टॉइड देखने को मिलती है। ब्लड सप्लाई की बात कर ले हम, तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स रहते हैं। सुप्रा एंड सब स्कैपुलर वेसल्स देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर ब्लड सप्लाई के लिए। नर्व सप्लाई के लिए एक्सिलरी मस्कुलोक्यूटेनियस और सब स्कैपुलरा नर्व देखने को मिलते हैं यहाँ पर। क्लिनिकल एनाटॉमी, डिसलोकेशन होता है मोर प्रॉन देन एनी अदर, सबसे ज़्यादा प्रॉन है ये डिसलोकेशन के। फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है और शोल्डर टिप पेन भी हमको देखने को मिलता है। ये नेक्स्ट जॉइंट है हमारे पास एल्बो जॉइंट, जिसको हम कोर संधि भी बोल सकते हैं। कोर संधि मतलब कोर संधि है ये। साइनोवियल और हिंज जॉइंट भी बोल सकते हैं इसको हम। आर्टिकुलेटिंग सरफेस की बात कर लेते हैं, तो कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेशन, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस भी बोल सकते हैं हम इसको। आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ये। उसके बाद लिगामेंट कैप्सुलर अटैच सुपेरियरली, इंफीरियोर और इंफीरियोर लैटरली। सुपेरियरली कोर्नाइड फोसा से, रेडियल फोसा से, कोर्नाइड फोसा, ओलेक्रोनॉन फोसा और इंट्रा कैप्सुलर फोसा से ये अटैच रहता है। इंफीरियोमेडियली मार्जिन ऑफ ट्रोक्लियर नॉच से और अन्ना से। इंटीरियोमेडियली एनुलर लिगामेंट से। पोस्टेरियर लिगामेंट और इंटीरियर लिगामेंट थिकनिंग ऑफ कैप्सूल करते हैं ये। ओके, उसके बाद अल्नार कोलैटरल लिगामेंट ट्रायंगुलर रहता, अपेक्स मीडियल इपिकोडाइल ऑफ ह्यूमरस बनाता, बेस अल्ना को अटैच रहता। 3 थिक बैंड देखने को मिलते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और ऑब्लिक। उसके बाद रेडियल कोलैटरल फैन शेप बैंड लाइक रहता है, ओरिजिन टू सुपर स्पाइनेटस एंड टू एक्सटेंसर कार्पी। रिलेशन देख लेते हैं हम, तो एंटीरियरली ब्रैकिलियस और मीडियल नर्व और ब्रैकियल आर्टरी से कनेक्ट रहता है। पोस्टीरियरली ट्राइसेप और एनोनियस से रिलेशन है इसका। मेडियली अल्नार नर्व रहती है इसके और कॉमन फ्लेक्सर रहता है और लैटरली सुपरनाइटर इसकी प्रेजेंट रहती है। ब्लड सप्लाई इसका एनास्टोमोसिस से ब्लड सप्लाई होता है। मेरे को प्रोनाउंस करते नहीं आ रहा है और मैं खुले तौर पे बोलूँगा कि नहीं करते आ रहा है तो नहीं करते आ रहा है। ओके, सो आप मेरे को प्रोनाउंसिएशन बता देना इसका। नर्व सप्लाई अल्नार मीडियल रेडियल मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से नर्व सप्लाई होता है। मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है ये। क्लिनिकल एनाटॉमी डिस्टिंक्शन एल्बो जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट, टेनिस एल्बो जॉइंट, गोल्फर एल्बो जॉइंट। ओके, उसके बाद दूसरा जॉइंट बात कर लेते हैं हम, जो कि है एंकल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट भी है ये और हिंज जॉइंट भी है, मतलब कोर संधि है ये। ओके, और चेस्टावंत है। ओके, आर्टिकुलेटिंग सरफेस इसका लोअर एंड ऑफ टिबिया से होता है, लेटरल मिलियसियस ऑफ फिबुला से होता है और इंफीरियर ट्रांसफर फिबुलर लिगामेंट से होता है। स्टेबिलिटी वेरी स्ट्रॉन्ग मसल है ये। स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट है। इंटरलॉकिंग आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखने को मिलता है। टेंडन क्रॉस द जॉइंट, टेंडन क्या करता है, जॉइंट को क्रॉस करता है। लिगामेंट इसमें फाइब्रस, पहला फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस लिगामेंट है सराउंड द जॉइंट, वीक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन द कैप्सूल। ओके, डेल्टॉइड और मीडियल लिगामेंट वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर लिगामेंट रहता है, सुपरफिशियल और डीप पार्ट दोनों में जाता है। क्रॉस बाय टेंडन्स ऑफ ट्यूबिलियस पोस्टीरियर एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम। ओके, लैटरल लिगामेंट की बात कर ले तो कंसिस्ट 3 बैंड एंटीरियर ट्यूबियोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर ट्यूबियोफिबुलर लिगामेंट और कैल्कोनियोफिबुलर लिगामेंट से 3 बैंड देखने को मिलते हैं हमको लैटरल लिगामेंट में। रिलेशन की बात कर ले तो एंटीरियरली टिबिलियस एंटीरियर देखने को मिलता है, एंटीरियर टिबियल वेसल्स देखने को मिलती है। पोस्टीरियर मीडियरली टिबियल पोस्टीरियर देखने को मिलती है, पोस्टीरियर ट्यूबियल वेसल्स देखने को मिलती है। पोस्टीरियर लैटरली पेरियोनियस लॉन्गस देखने को मिलती है और पेरियोनियस ब्रेविस देखने को मिलती है।
उसके बाद ब्लड सप्लाई एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और पेरिनियल आर्टरी, नर्व सप्लाई डीप पेरिनियल नर्व और टिबियल नर्व, क्लिनिकल एनाटॉमी स्प्रेन ऑफ एंकल और डिसलोकेशन ऑफ एंकल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंट जो कि है हमारा हिप ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ सोनेवल ज्वाइंट भी बोल सकते हैं इसको हम, मल्टी एक्सियल रहता है और उलूखल संधि भी हम इसको बोल सकते हैं। आर्टिकुलेटिंग सरफेस हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम, जो हेड ऑफ फीमर रहता है वो एसिटाबुलम से क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। हेड ऑफ फीमर फॉर्म मोर देन हाफ स्पेयर, जो हेड ऑफ फीमर है वो हाफ स्पेयर बनाता है। स्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट, स्टेबिलिटी कैसे बनती है इसकी, तो टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल से इसकी स्टेबिलिटी बनती है। साथ ही साथ लेंथ ऑफ ऑब्लिकसिटी ऑफ फीमर और डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम, एसिटाबुलम बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसी हुई रहती है, इसलिए ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है हिप जॉइंट की। लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट, लिगामेंट कौन से हिप जॉइंट में, तो फाइब्रस है जो कि हिप बोन से एसिटाबुलर लिगामेंट से जॉइंट रहता है और फीमर टू ट्रोक्लेंटिक लाइन से इन फ्रंट इंट्राट्रोक्लेंटिक क्रेस्ट से ज्वाइंट रहता है। उसके बाद इलियोफीमरल लाइन इंटीरियरली इन्वर्टेड वाई शेप का रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट रहता है, ट्रायंगुलर रहता शेप में और अपेक्स इसका एंटीरियर इन्फीरियर इलेक्स स्पाइन से अटैच रहता है और बेस एंड इंट्राट्रोक्लेंटिक लाइन से अटैच रहता है। उसके बाद पीबियोफीमोरल लिगामेंट सपोर्ट द जॉइंट इंफीरियो मीडियली और ट्रायंगुलर रहता है ये शेप में। इस्चियोफीमोरल कंपेरेटिवली वीक रहता है, कवर द जॉइंट पोस्टीरियरली और फिब्रिल एक्सटेंड फ्रॉम इस्चियम टू एसिटाबुलम। उसके बाद हेड ऑफ फीमर राउंडेड और टेरियस लिगामेंट भी इसको बोल सकते हैं हम। हेड ऑफ लिगामेंट राउंडेड लिगामेंट या टेरिस लिगामेंट एक ही लिगामेंट है, ये फ्लैट रहता है, ट्रायंगुलर रहता है और वेरी थीन रहता है, इवन अपसेंट भी रहता है किसी किसी में। अपेक्स इसका फोविया कैपिटलिस रहता और बेस इसका एसिटाबुलम नॉच रहता। एसिटाबुलम लैब्रम ये भी एक टाइप का क्या है हमारे पास लिगामेंट है। फाइब्रोकॉर्टिकोस्ट्रीम अटैच टू मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम, नैरो द माउथ ऑफ एसिटाबुलम, नैरो करता है माउथ और एसिटाबुलम का, हेल्प इन होल्डिंग द हेड ऑफ फीमर इन पोजीशन, मतलब होल्ड करने में काम आता है ये फीमर के हेड को। उसके बाद ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम, पार्ट ऑफ एसिटाबुलम लैब्रम विच ब्रीचेस द एसिटाबुलम नॉच, ठीक है। उसके बाद रिलेशन क्या है हिप जॉइंट का, तो एंटीरियरली फीमोरल आर्टरी वेन नर्व और बर्सा से एंटीरियर साइड में रहते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर साइड में क्या क्या रहता है, तो क्वाड्रेटस फेमोरिस और ग्लूटियस मैक्सिमस, सुपेरियर साइड में ग्लूटस मिनिमस और ग्लूटस मीडियस, इंफीरियरली हैमस्ट्रिंग और पेक्टिनियस। ओके, ब्लड सप्लाई ऑब्चुरेटर आर्टरी, 2 ग्लूटेल आर्टरी और 2 फेमोरल आर्टरीज देखने को मिलती है। नर्व सप्लाई में फेमोरल नर्व रहती है, इसकी मूवमेंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के काम आता है और अबडक्शन और अबडक्शन के भी काम आता है। अगर क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर ले हम तो कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन हो सकता है और डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर साइड पे होता है और लेस कॉमनली इंटीरियर साइड पे होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हमको ये जो हिप जॉइंट है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट और यहीं से आपको हो सकता है LAQ बन जाए। ओके, इम्पॉर्टेंट, हाँ लिख दिया देखो। हाँ चलो, नी जॉइंट कॉन्डुलर और साइनोवियल जॉइंट रहता है और कौन संधि में इसको, कोर संधि में इसको हम रख सकते हैं। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ बॉडी कैविटी डिवाइडेड बाय मेनिस्काई, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस याद रखो पटेला, कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। आर्टिकुलेटिंग सरफेस पटेला, कॉन्डाइल ऑफ फीमर, कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। लिगामेंट इसमें 11 देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला फेब्रस कैप्सूल, वेरी थिन एंड इज डिफिशिएंट इंटीरियरली। ओके, फ्यूमरल अटैचमेंट रहता है इसको शॉर्ट लैटरल लिगामेंट से और टिबियल अटैचमेंट रहता जो कि वीक रहता, ये वीक लिगामेंट से रहता। उसके बाद कोरोनरी अटैचमेंट भी देखने को मिलता है। उसके बाद लिगामेंटम पटेली, सेंट्रल पोर्शन इंसर्शन ऑफ क्वाड्री से फेमोरिस से इसका क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन इंसर्ट होता, अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता और 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड रहता। अटैच टू अपेक्स ऑफ पटेला एंड अपर टिबियल ट्यूबरसिटी। अपेक्स ऑफ टिबिया से क्या रहता है, अटैच रहता है और अपर टिबियल ट्यूबरकल से अटैच रहता है। उसके बाद टिबियल कोलैटरल और मीडियल कोलैटरल, ये भी एक टाइप का लिगामेंट है जो कि लॉन्ग बैंड रहता और ग्रेट स्ट्रेंथ देता हमारे नी जॉइंट को। सुपरफिशियल एंटीरियर पार्ट एंड डीप पोस्टीरियर पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट इसका एंटीरियर पार्ट रहता और डीप मतलब अंदर तक पोस्टीरियर पार्ट रहता। फिबुलर कोलैटरल और लैटरल कोलैटरल। ओके, स्ट्रॉन्ग रहता है और कॉर्ड लाइक लिगामेंट रहता, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता। सुपेरियरली लैटरल इपिकोंडाइल ऑफ फीमर से जुड़ा हुआ रहता और इंफीरियरली हेड ऑफ फिबुला से जुड़ा हुआ रहता। ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट रन अपवर्ड एंड लैटरल, ऊपर जाता है और लैटरली जाता है। टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस देखने को मिलते हैं इसमें। उसके बाद आर्क्यूएट
पोप्लिटियल लिगामेंट शॉर्ट रहता है, ये लैटरल लिगामेंट रहता है और एक्सटेंड बैकवर्ड अटैच टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकॉन्डिलर एरिया। उसके बाद क्रूसिएट लिगामेंट वेरी थिक रहता, बहुत बड़ा रहता, स्ट्रॉन्ग रहता और फाइब्रस बॉन्ड बनाने का काम करता है ये। और एंटीरियर पोस्टीरियरली स्टेबिलिटी देने का काम नी जॉइंट को करता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट देखने को मिलता है यहाँ पर हमको। उसके बाद मिनिस्काई और सेमिल्यूनर कार्टिलेज, ये दो फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क से मिलकर बना हुआ रहता, शेप लाइक क्रूसिएट रहता है इसका। जॉइंट कैविटी इनटू अपर एंड लोअर एरिया, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड रोटेशन का काम भी करता है ये हमारे नी जॉइंट में। उसके बाद ट्रांसवर्स लिगामेंट की बात कर लेते हैं हम, तो कनेक्ट द एंटीरियर एंड मीडियल एंड लैटरल मिनिस्काई सिन्यूरियल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। बुरसा कितने हैं ये जॉइंट में, तो 12 बुरसा है, एंटीरियर लैटरल मीडियल और एंटीरियर लैटरल और मीडियल कुल मिला के 4 है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, मतलब 12 बुरसे हो गए। ओके बुरसे। ओके उसके बाद ब्लड सप्लाई कौन देता है इसको, प्लोप्लिटियल और फीमोरल और टिबियल आर्टरी। नर्व सप्लाई कौन देता है, तो फीमोरल, सियाटिक और ऑब्चुरेटर नर्व देती है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर ले तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद हम मसल के एनाटॉमी देखते हैं। देखो ये 5 मार्क का मसल आने वाला है, तो मैं स्ट्रांगली प्रेफर करूँगा कि आप ये टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि मसल बहुत सारे और पढ़ना भी इतना कन्वीनियंट नहीं है। बट स्टिल मैं तो पूरे मसल पढ़ाऊँगा, एज आई सेड टू यू कि पूरा पेपर यहीं से आएगा, तो मैं पूरा 100% दूंगा मेरा। तो मसल ऑफ आर्म देख लेते हैं हम, बाइसेप के मसल्स। ठीक है, सो नेम, ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लायर, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, सो कोरेकोब्रैकियलिस से तो ओरिजिन टिप ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस से होती है और इंसर्शन ह्यूमरस में होती है। नर्व सप्लाई C5 C7 करते हैं इसको, और फ्लेक्सर आर्म एट शोल्डर। ठीक है, ये काम करती है ये। उसके बाद बाइसेप ब्रैकियली की बात कर लेते हैं हम, तो शॉर्ट हेड, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है शॉर्ट हेड की, तो लीप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस से होती है, और लॉन्ग हेड की सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से होती है। इंसर्शन रेडियल ट्यूबरोसिटी से देखने को मिलती है हमको इसकी। ओके उसके बाद की बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्या बोलते हैं उसको, नर्व सप्लाई C5 और C6 करते हैं इसको। ओके उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, फ्लेक्सर ऑफ एल्बो का काम ये करती है। उसके बाद ब्रैकेलिस फ्रंट ऑफ ह्यूमरस पे ओरिजिन होती है इसकी, अल्नार ट्यूबरोसिटी इंसर्शन है इसका। नर्व सप्लाई रेडियल नर्व से इसका नर्व सप्लाई होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम फ्लेक्सर ऑफ एल्बो, ये भी फ्लेक्सर ऑफ एल्बो का काम करती है। उसके बाद ट्राइसेप ब्रैकेली स्कैपुला में ओरिजिन होती है इसकी, इंसर्शन ओलिक्रोन प्रोसेस ऑफ अल्ना में होती है। साथ ही साथ नर्व सप्लाई इसकी रेडियल नर्व से होती है, और एक्सटेंसर, ये एक्सटेंसर का काम करती है। उसके बाद मसल ऑफ फोर आर्म देख लेते हैं हम, फ्लेक्सर मसल भी बोला जाता है इनको। तो प्रोनेटर, अरे वाह, हाँ प्रोनेटर टेरिस ओरिजिन कहाँ से होती है, मीडियल हिपोकोंडाइल से। इंसर्शन रेडियल से होती है, और जो नर्व सप्लाई है वो मीडियल नर्व करती है। और फ्लेक्सर प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म काम इसका काम है। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पी रेडियस ओरिजिन मीडियल हिपोकोंडाइल से होती है इसकी। इंसर्शन बेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल से होती है। नर्व मीडियल नर्व इसको देती है नर्व सप्लाई। ओके उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, फ्लेक्सर एंड अबडक्शन ऑफ रिस्ट का काम ये करती है। उसके बाद पैल्मरिस लॉन्गस मीडियल इपिकोंडाइल ओरिजिन हो इसकी, पैल्मरिस एपिनोरेसिस ये इंसर्शन है और मीडियल नर्व का सप्लाई करती है। ओके उसके बाद फ्लेक्सर ऑफ मीडियल फिंगर्स फैमिनो फिंगर्स का काम ये करती है। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस ओरिजिन क्या है इसकी, मीडियल एपिकोंडाइल की ओरिजिन है। इंसर्शन बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, और नर्व सप्लाई अल्नार नर्व से नर्व सप्लाई होता है इसका। फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट जॉइंट भी फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट जॉइंट का काम ये करती है। उसके बाद फ्लेक्सरल डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस ओरिजिन कहाँ से होती है इसकी, तो ह्यूमरो अल्नार हेड एंड शाफ्ट ऑफ रेडियस से होती है, और इंसर्शन इसका साइड ऑफ मीडियल फैलेंजेस 2/3 डिजिट से होती है। नर्व सप्लाई एज एन यूजुअल मीडियल नर्व इसको नर्व सप्लाई करती है। फ्लेक्सर ऑफ मिडल फैलेंजेस ऑफ फिंगर्स से इसका काम होता है। ओके उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा PDF नहीं चल रही है अब, चलो चल रही है, ये इसकी डायग्राम दी हुई है। उसके बाद पेक्टोरल मसल्स की बात कर लेते हैं हम, तो पेक्टोरस मेजर का ओरिजिन क्लेविकल से होती है। इंसर्शन बाइसिपिटल ग्रुप से होती है। नर्व सप्लाई पेक्टोरल नर्व करती है और फ्लेक्शन का काम करती है। पेक्टोरियल माइनर 3 4 5 रिब से होता है इसका ओरिजिन। कोरेकॉइड प्रोसेस से इसका इंसर्शन होता है। पेक्टोरल नर्व इसको नर्व सप्लाई देती है और फोर्स इंस्पिरेशन के काम में ये आती है। सब क्लैविकस फर्स्ट रिब है ये।
फर्स्ट रिब से ओरिजिन होती है, इंसर्शन क्लाविकल में होती है, नर्व सप्लाई ब्रैकियल फिक्सेस और फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट से होता है इसका। उसके बाद एक्सिलर रीजन की बात कर ले हम तो सब स्कैपुलरिस से इसका ओरिजिन, लैटिसमस डॉर्सी से इंसर्शन, और इसका नर्व सप्लाई कौन करता है, नर्व सप्लाई इसका ब्रैकियल फ्लेक्सेस करते हैं। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम हैमस्ट्रिंग मसल की। तो सेमी टेंडोनस मसल है हमारे पास, ओरिजिन इसका इस्चियल ट्यूबरोसिटी और इंफीरियर इस्चियल ट्यूबरोसिटी ऑफ हिप बोन इंफ्रोमीडियली, अपर पार्ट ऑफ टिबिया से इंसर्शन होता है, सियाटिक नर्व इसको नर्व सप्लाई करती है, फ्लेक्शन ऑफ नी का काम ये सेमी टेंडोनस मसल करती है। सेमी मेम्ब्रेनस का इस्चियल ट्यूबरोसिटी से इसकी भी ओरिजिन होती है, इंसर्शन इसका मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया में होता है, नर्व सप्लाई सियाटिक नर्व फ्लेक्शन ऑफ नी का काम ये भी करती है। उसके बाद बाइसेप फीमोरलिस लॉन्ग हेड इसका इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होता है और स्मॉल हेड लिनिया ऑफ एस्पिरा से। वेराइस इंसर्शन इसका कहाँ पर होता है तो हेड ऑफ फिबुला में इसका इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई सियाटिक नर्व से होता है और फ्लेक्शन ऑफ नी का काम ये करती है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम अबडक्टर मसल। तो अबडक्टर ब्रेविस ओरिजिन प्यूबिक रैमस इंसर्शन लिनिया ऑफ एस्पेरा, नर्व सप्लाई ऑब्चुरेटर नर्व और एडक्शन का काम ये करती है। एबडक्टर लॉन्गस बॉडी ऑफ प्यूबिस से ओरिजिन, लाइन ऑफ एस्पेरा से इंसर्शन, ऑब्चुरेटर नर्व इसकी नर्व सप्लाई करती है और एडक्शन का इसका काम है। उसके बाद एबडक्टर माइनस प्यूबिक रैमस ओरिजिन, ग्लूटल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर इंसर्शन, नर्व सप्लाई ऑब्चुरेटर नर्व और जो एक्शन है इसका काम है इसका पावरफुल अबडक्शन ऑफ थाई मसल्स। उसके बाद ग्रेसिलिस ये मिडर्जिन ऑफ लोअर वन हाफ ऑफ प्यूबिस से ओरिजिनेट होती है, राइमस ऑफ इस्चियम से ओरिजिनेट होती है, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया से इंसर्शन होता है इसका, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व इसकी नर्व सप्लाई है और फ्लेक्सर एंड मीडियल रोटेशन ऑफ थाई का काम ये करती है। उसके बाद पेक्टिनियस, तो ओरिजिन इसकी पेक्टिनियस प्यूबिस सुपर राइमस से ऑफ प्यूबिस से होती है, लाइन इंसर्शन इसकी फॉर्म लेस ट्रोकेंडर टू लाइन ऑफ एस्पिरियस इसकी ओरिजिन होती है। नर्व सप्लाई इसकी फ्यूमोरल नर्व करती है एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड ऑब्चुरेटर नर्व करती है। फ्लेक्सर ऑफ थाई और अडक्टर ऑफ थाई का इसका एक्शन का काम है। उसके बाद की बात करते हैं हम उसके बाद ग्लूटियल मसल्स की बात कर लेते हैं हम। तो ग्लूटियस मैक्सिमस ओरिजिन इसकी पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन से होती है, इंसर्शन इसका ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर से होता है। और उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि ग्रेटर ट्रोक्लेंडर से सॉरी ये वाला हाँ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर से इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटल नर्व है और एक्शन क्या है इसका तो मूवमेंट ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑफ हिप करती है। ग्लूटियल मीडियस एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन से ओरिजिन, इंसर्शन ग्रेटर ट्रोक्लेंडर ऑफ फीमर पे, नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटल नर्व और फंक्शन क्या है इसका तो हिप अबडक्शन का फंक्शन है। उसके बाद है हमारे पास ग्लूटल मिनिमस ओरिजिन एंटीरियर इंफीरियर ग्लूटल लाइन से होती है, इंसर्शन ग्रेटर ट्रोक्लेंडर ऑफ फीमर से होती है और नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटल नर्व्स करती है और हिप अबडक्शन का इसका काम है। उसके बाद टेंसर फेशियल लैटे ओरिजिन इसका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, इंसर्शन इलियोटिबल बैंड से, नर्व सप्लाई ग्लूटल नर्व से और जो फंक्शन है वो हिप अबडक्शन का फेशिया का फंक्शन है। पीरिफॉर्मिस ओरिजिन सैक्रम, इंसर्शन ग्रेटर ट्रोक्लेंडर ऑफ फीमर, नर्व टू पीरिफॉर्मिसिस नर्व सप्लाई और अबडक्शन का इसका काम। उसके बाद ग्लेमस इंफीरियर, तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन, ग्रेटर ट्रोक्लेंडर ऑफ फीमर से इंसर्शन, नर्व सप्लाई इसका किससे होता है तो क्वाड्रिसेप फिमोरेसिस से हिप जॉइंट का लैटरल रोटेशन करती है। गैमुलस सुपीरियर इस्चियल स्पाइन से ओरिजिन, ग्रेटर ट्रोक्लेंडर ऑफ फीमर से इंसर्शन, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस से नर्व सप्लाई हिप लैटरल रोटेशन का काम। ऑब्चुरेटर इंटरनस ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से ओरिजिन, ग्रेटर ट्रोक्लेंडर ऑफ फीमर से इंसर्शन, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस से इसका क्या होता है नर्व सप्लाई होता है, हिप लैटरल रोटेशन के काम आती है। उसके बाद क्वाड्रेटस फीमर इस्चियल ट्यूबरोसिटी से इसका क्या होता है ओरिजिन होता है, फीमर से इसका इंसर्शन होता है और क्वाड्रेटस फीमस इसका नर्व सप्लाई का काम करती है और हिप लेटरल रोटेशन का इसका भी काम होता है। उसके बाद एब्डोमिनल मसल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल ऑब्लिक ओरिजिन लोअर रिब से होती है, इंसर्शन इलियाक क्रिस्ट से होती है और नर्व सप्लाई थोरैको एब्डोमिनल नर्व से होती है और कॉम्प्रेशन ऑफ एब्डोमेन का काम करती है। इंटरनल ऑब्लिक इलियाक क्रिस्ट से होती है, लोअर रिब से होती है, इंसर्शन और नर्व सप्लाई थोरोको एब्डोमिनल नर्व और कंप्रेशन ऑफ एब्डोमेन का ये भी काम करती है। ट्रांसफर ऑफ एब्डोमिनस इलियाक क्रिस्ट से इसका ओरिजिन होता है, एपिनोरिसिस
से इंसर्शन होता है। लोअर इंटरकॉस्टल नर्व्स इसका नर्व सप्लाई करती है और कंप्रेशन ऑफ एब्डोमेन का काम है इसका। उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस प्यूबिक सिम्फाइसिस से ओरिजिन, इंसर्शन जिपॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम पे, और जो नर्व सप्लाई है वो थोरैको एब्डोमिनल करती है, कंप्रेशन ऑफ ट्रंक का काम इसका होता है। ठीक है, चलो लास्ट है अभी। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। इंटीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, सर्टोरियस, ओरिजिन इंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, इंसर्शन अपर शाफ्ट ऑफ टिबिया, नर्व सप्लाई फीमोरल नर्व, एक्शन abductor एंड lateral रोटेशन ऑफ थाई। उसके बाद quadriceps femoralis, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, lateral lip ऑफ gluteal tuberosity, लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर ट्रोक्लियंटर लाइन, और इंसर्शन lateral पार्ट ऑफ पटेला, अपर 1/3 ऑफ lateral बॉर्डर ऑफ पटेला, बेस ऑफ पटेला, इससे इसका इंसर्शन होता है। फीमोरल नर्व और फीमोरल नर्व, तीनों फीमोरल नर्व से इसका नर्व सप्लाई होता है। ओके, उसके बाद जो क्वाड्रिसेप फेमोरिस का काम है वो एक्सटेंसर ऑफ नी, और जो रेक्टस फेमोरिस का काम है वो फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट, और जो वेक्टस मीडियलिस का काम है वो एक्सटेंड टू नी जॉइंट। उसके बाद आर्टिकुलरिस जीनो एंटीरियर सप्लाई ऑफ फीमर से इसका ओरिजिन, सुप्रा पटेलर बर्सा से इसका इंसर्शन, फीमोरल नर्व इसकी नर्व सप्लाई, पुल द साइन्यूअल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद काफ मसल की बात कर लेते हैं हम। तो काफ मसल में gastrocnemius, this is a large and powerful muscle, it has two head, medial or lateral head। medial head का origin capsule of the knee joint, head का lower head, lateral head का जो ये रहता है origin वो क्या है, lateral condyle। ठीक है, posterior surface of glaginius से इसका क्या होता है, इंसर्शन। नर्व सप्लाई इसका टिबियल नर्व है, और एक्शन इसका फ्लेक्सर ऑफ फुट एंड एट द एंकल जॉइंट। सोलरस उसका ओरिजिन कैसा रहता है, डोम शेप्ड रहता, फिबुला टिबिया का सेम एज अबव, इंसर्शन इसका टिबियल नर्व से इसका नर्व सप्लाई होता। इन्फीरियर बॉडी वेट वाइल वैकिंग इज ओवरकम बाय इट, मतलब ये सोलेलस जो रहती है वो वेट को बेयर करने का काम करती है। उसके बाद प्लांटेरी से हमारे पास ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट से ओरिजिन होता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्सिनियम प्लांटर एपोनेरोसिस से इसका इंसर्शन होता है। टिबियल नर्व से इसका नर्व सप्लाई होता है, और फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इसका काम होता है। ओके, उसके बाद लास्ट है हमारे पास डीप मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो पोप्लिटियर से तो ओरिजिन लैटरल कोंडाइल ऑफ फीमर से होती है, इंसर्शन शॉर्ट ऑफ टिबिया से होती है, टिबियल नर्व से इसका नर्व सप्लाई होता है, अनलॉक द नी जॉइंट। ओके, नी जॉइंट को अनलॉक करने का काम ये करती है। फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया से ओरिजिन, बेस्ड ऑफ डिस्टल फैलेंजेस ऑफ अ शाफ्ट ऑफ अ लैटरल फोर्टोस से इंसर्शन। उसके बाद नर्व सप्लाई टिबियल नर्व, फंक्शन क्या है इसका, तो फ्लेक्सस डिस्टल फैलेंजेस इसका फंक्शन है। उसके बाद फ्लेक्सर हेल्यूसियस लॉन्गस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया से ओरिजिन, प्लांटर सरफेस एट द बेस ऑफ डिस्टल फैलेंजेस ऑफ अ बिग टो, इंसर्शन टिबियल नर्व से इसका नर्व सप्लाई, फ्लेक्सर डिस्टल फैलेंजेस ऑफ बिग टो से इसका फंक्शन। उसके बाद टिबियालिस पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया से इसका ओरिजिन होता है। ट्यूब्रोसिटी ऑफ navicular बोन एंड अदर ट्रांसफर एक्सेप्ट टैलाई से इसका इंसर्शन, और नर्व सप्लाई टिबियल नर्व, और जो फंक्शन है इसका वो प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ एंकल जॉइंट है। अब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कौन से मसल के आने की है, तो वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो सारे ही मसल पढ़ लो या फिर मसल छोड़ दो, मैं क्लियरली बोलूँगा मसल छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर अप करने को है, और जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम की। कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स। फंक्शन क्या है इसका, तो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है ये, एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी काम करता है ये। उसके बाद प्रोलिफिकेशन का काम है इसका, और साथ ही साथ स्टोरेज का भी काम करता है ये। उसके बाद डिफेंड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। उसके बाद लिम्फ क्या है, सबसे पहले लिम्फ की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म इंटरस्टिशियल फ्लूइड डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड, कंसिस्टेंशियली सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर है ये। टेकन अप बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड ट्रांसिएंट नेगेटिव प्रेशर इन देयर ल्यूमिना, जनरेटेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल इन लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स। उसके बाद क्लियर एंड कलरलेस बट फॉर्म स्मॉल इंटेंसाइज डेंस एंड मिल्की ड्यू टू chylomicron. Lymph and in lacteals because lymph hair is white. Small of intestine is called chyle. Okay, so हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया लिम्फ। उसके बाद लिम्फोसाइट देख लेते हैं हम। सो व्हाट इज लिम्फेटिक वेसल्स, अब बात कर लेते हैं हम लिम्फेटिक
वेसल्स की, ओके, क्योंकि लिम्फोसाइट तो आपको पता होगा अच्छे से। पैरेलल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है इसको। ओरिजिनेट इन पेरिफेरल टिश्यू एज अ ब्लाइंड इंडेड इंडोथीलियल ट्यूब्स, सिंपल स्क्वामस विथ वॉल्स, ओके, नॉट प्रेजेंट इन कॉर्निया, कॉर्निया में, कार्टिलेज में, थाइमस में, सीएनएस में, पीएनएस में, बोन मैरो में और एपिडर्मिस में ये देखने को नहीं मिलता, और इंडोमाइसियम में बहुत कम देखने को मिलता है स्केलेटल मसल के। कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। स्मॉलेस्ट लिम कैपिलरीज रहती है इसमें, रिसेंबल्स कैपिलरी बट इंडोथेलियम लाइनिंग permeable member to large membrane molecules such as colloidal protein and particulate material, have funnel shaped walls, area between two walls को हम क्या बोलते हैं, लैम्फोनिया जियॉन, इंटरसेलुलर जंक्शन लाइट लैक टाइट जंक्शन, नो इंट्रेंसिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी। जो इंट्रेंसिक फोर्सेस रहते प्रोपल्शन के, वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट शो करते, मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करते, पल्स प्रेशर शो करते और एडजेसेंट रहते हैं आर्टरीज को। उसके बाद टर्मिनल लिम्फेटिक वेसल इन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को लैक्टियल्स बोलते हैं हम। लिम्फेटिक वेसल कैपिलरी ज्वाइन इनटू लार्जर वेसल विच पास टू लोकल lymph nodes। उसके बाद lymph passes through a series of nodes until it reaches a major collecting duct। उसके बाद largest lymphatic vessel 2000 UM की रहती, like small vein but with more walls, okay। lymph drain into large vein in the root of neck, almost all reaches either thoracic or right lymphatic duct। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम right lymphatic duct, तो ये drain right half of a head and a neck, right arm and right hemithorax को, ठीक है। उसके बाद thoracic duct similar to medial side vein but more prominent smooth muscle in tunica media, drain rest of body, ascend in posterior mediastinum between the descending thoracic aorta and the azygous vein, ओके। लेंथ कितनी रहती है इसकी thoracic duct की, 38 to 45 सेंटीमीटर, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कैपिलरीज एफरेंट वेसल्स से लिम्फ नोड में जाती है, लिम्फ नोड से इफरेंट वेसल्स में जाती है, इफरेंट वेसल से लिम्फ ट्रंक में जाती है, लिम्फ ट्रंक से टर्मिनल वेसल्स में जाती है और फिर ग्रेड वेसल में जाती है। अब ये लिम्फ नोड क्या रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फिल्टर लिम्फ रहता है, ये हैव कॉन्वेक्स कॉर्टेक्स इनटू विच एफरेंट वेसल्स ओपन, एफरेंट वेसल्स इसमें से ओपन होती है। also have medial and hilum convex surface through which efferent vessels exist। हाँ, उसके बाद जनरेट एंटीजन प्राइम बी एंड टी सेल्स, फिल्टर पार्टिकल्स माइक्रोज फ्रॉम द लिम्फ बाय फाइगोसाइटिक माइक्रोफाइजेस। 450 रहते हैं ये नंबर में, 60 से 70 हेड एंड नेक में रहते हैं, 100 थोरैक्स में रहते हैं, 250 एब्डोमेन और पेलिस में देखने को मिलती है। मेनली क्लोज टू विसरा इन मेसेंट्रिक लिम्फ फ्लो through channel in lymph node after entering from afferent vessels, reticulin to support sinuses, macrophages, सुप्राफेशियल लिम्फ नोड देखने को मिलते हैं इंग्वाइनल रीजन में, एक्जिला नेक, रिसीव लिम्फ फ्रॉम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस लाइनिंग, सुपरफिशियल सिस्टम, ड्रेन टू द डीप सिस्टम। उसके बाद डीप लिम्फेटिक सिस्टम, प्री एओरेटिक ओर्टा, पैराओर्टिक, ब्रांकियोमेडियल स्टीनल, ड्रेन, ये डीप लिम्फेटिक वेसल है, कैसी रहती है, प्री ऑरेटिक, पैरा ऑरेटिक और ब्रोको मीडिया स्टीनल में प्रेजेंट रहती है। ड्रेन ऑर्गन और अकोम्पनी आर्टरीज और वेन। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, मेरा थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कैसे दिन भर का हमको वो फास्ट रहता है और रात में मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ना, तो कभी कभी दुखता है ऐसा हर चीज़, तो इस वजह से एनर्जी लो पड़ गई है मेरी, सॉरी फॉर दैट। चलो कोई नहीं, लिम्फेटिक ऑर्गन की बात कर लेते हैं हम। तो cluster of lymphocyte and other cell in framework of a short branching connective tissue fiber, lymphatic from bone marrow but proliferate with lymphatic organ, tonsil, spleen और thymus gland, ये क्या है, lymphatic organ है। spread of disease इससे हो सकता है easy for tumor to enter, ट्यूमर के लिए बहुत जल्दी इंटर हो सकता है इसमें ट्यूमर। स्लो फॉल डज नॉट लिटल डैमेज टू फॉरेन सेल, मतलब जो स्लो फ्लो रहता है वो जनरली फॉरेन सेल्स को डैमेज नहीं करता है। प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस इन लिम्फो इंडिकेट मेटास्टेटिस टू डिस्टेंट ऑर्गन, अगर कहीं पर गांठ आ गई है ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, तो हो सकता है कि ये मेटास्टेसिस को इंडिकेट करता है, ओके। मेटास्टेसिस किसकी प्रॉपर्टी है, तो कैंसर की, ओके। उसके बाद इन्फ्लामेशन, लिम्फेजिनिटिस, इन्फेक्शन ऑफ वेसल्स और लिम्फोमा, ये सब लिम्फोसाइट्स के कैंसर है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इंडोक्राइनोलॉजी और नर्वस सिस्टम क्यों नहीं पढ़ाया, तो इंडोक्राइनोलॉजी और नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वाइड है,
उसको पढ़ाने बैठूँ मैं तो फिर आपको नियर अबाउट 2-2 घंटे लग जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ आपको मैं मेरे नोट्स नर्वस सिस्टम के और इसके, देखो कितने बड़े हैं वो, मतलब 27 पेजेस के। ओके, ये नर्वस सिस्टम के है सिर्फ। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पढ़ना चाहिए उसमें, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स पढ़ने चाहिए पूरे, माइनेजेस पढ़ने चाहिए, ड्यूरामीटर, आर्कोमीटर और पायामीटर। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। तो ये सब पढ़ लिया आपने। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ना चाहिए पूरे के पूरे, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। लोब्स का फंक्शन पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ ब्रेन स्टीम क्या हो रहती है वो पढ़ना चाहिए, मेडुला ऑब्लिगेटा वगैरह वगैरह। कार्डियोवास्कुलर सेंटर पढ़ना चाहिए। और अब आप पूछोगे रिफ्लेक्स एक्शन भी रहती है इसमें, रिफ्लेक्स एक्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद माइलिनेटेड नॉन फंक्शन ऑफ नर्व, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना पड़ेंगे। और हाँ, ये पोटेंशियल मेम्ब्रेन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंडोक्राइनोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। तो ये बहुत ज़्यादा डीप नोट्स है। इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है, कैसे कैसे वर्क करता है वो, फिर मैकेनिज़्म पढ़ना पड़ेगा उसका। ओके, और साथ ही साथ एक्रोमेगेली डिसीज़ पढ़ना पड़ेगा, और फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगी, और वेरियस इसके सिक्रेशन भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी की। ओके, सो आपको अगर ये नोट्स चाहिए होगे तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए गए नंबर पे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप यहाँ से आपको 70 मार्क का पेपर आ जाएगा। थैंक यू।